2019 वर्ष के पहले रविवार ठंड के दिन जनवरी के महीने में आप सब समय से पधारे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। सभी को जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, जय श्री मन्नारायण। कृपया सब अपने लिए एक एक बार ताली बजाएं, कितनी बढ़िया भी आप सब लोग समय से पधारे। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद का ये 36वां मेडिकल सेमिनार है। पिछले 25 सेमिनार जो हो चुके उनकी डीवीडी नीचे अवेलेबल हैं। जो भाई बहनों को जिनको जरूरत है जरूर ले जावें। जिस भाइयों और बहनों ने हमारे पास कांटेक्ट डिटेल नहीं लिखे वो जरूर जाते हैं, वो जरूर नोट करा देवे। सबसे पहले किसी कार्यक्रम की शुरुआत अपन भगवान की स्तुति और दीप प्रज्वलित करके करेंगे। दीप प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ विनय भाई और अतुल भाई, सबको लाए। पहले हमारे इन सेमिनारों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे जी, श्याम भाई गुप्ता, कृष्ण गोपाल जी मुंडा, दोनों हमारे आज के सीनियर डॉक्टर्स, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भारत शर्मा, डॉक्टर प्रदीप जी दलवाड़ी, कोठारी जी, राजेश जी पोद्दार, विमल जी अग्रवाल, गौरी शंकर जी कोकड़ा, आनंद जी सतनाली वाला, बालकिशन जी अग्रवाल, कृपया आप आकर दीप प्रज्वलित करवा के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करवाएं। हो गया। हमारे नेक्स्ट 2 सेमिनार की डेट्स भी हमने नोट कर दी हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं, आप लोग कृपया नोट करके ले जा रहे हैं। नेक्स्ट 27वां मेडिकल सेमिनार 7 अप्रैल को रविवार के दिन चेस्ट स्पेशलिस्ट फेफड़े संबंधी सीनियर मोस्ट सूरत के डॉक्टर अनिल पटेल साहब का रहेगा। कृपया इस चीज का नोट कर लें। क्या हमारे विशेष रूप से यूएस से पधारे मेरे बहुत ही अजीज दोस्त महेंद्र जी जैन, आपका भी हम विशेष रूप से, वो अभी सुबह 8:30 बजे ट्रेन से उतरे और ये सेमिनार के लिए जोधपुर से एक दिन पहले आए, शिकागो से आए हैं। महेंद्र जी जैन का भी वेलकम। 5 बजे उठती है किताब का मैसेज दिया था। आइए बालकिशन पे हाथ लगा। मैं कृष्ण गोपाल जी मुंडा से निवेदन करूंगा डॉक्टर भारत शर्मा का पुष्प से सम्मान करें। श्याम भाई गुप्ता और राजेश जी पोद्दार से निवेदन करूंगा उनका मोमेंट तो देखिए सम्मान करें। विनय भाई कृपया असिस्ट करिएगा। डॉक्टर आप्टे साहब ने अपना सम्मान करवाना बंद कर दिया है। उन्होंने बोला कि मैं टीम का सदस्य हूं। मैं डॉक्टर प्रदीप जी दलवाड़ी के लिए आमंत्रित करूंगा विनोद जी अग्रवाल से कि कृपया उनका पुष्प मुझसे सम्मान करें। गौरी शंकर जी कोकड़ा और महेंद्र जी जैन से निवेदन करूंगा उनको मोमेंटो देके सम्मान करें। बुक्स और मोमेंटो देके बुक देखिए। विनय भैया डॉक्टर भारत शर्मा जी को भी दोनों साथ ही दे दिया करो यार, अपने साथ फॉर्मेलिटी टाइम वेस्ट। विनय भाई खुद हमारे बुक्स के बहुत ही है। अब मैं विनय भाई को आमंत्रित करूंगा कि कृपया दोनों डॉक्टरों का जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद और अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित 26वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। संडे के दिन आप सब अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हरिजी कानोडिया और गिरीश मित्तल का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी अग्रवाल विकास ट्रस्ट के ट्रस्टीज और पास्ट प्रेसिडेंट, जिसके कारण हम ये सेमिनार करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। मेरे टीम मेंबर्स विशेष डॉक्टर आप्टे जी, श्रीकांत जी मुंद्रा, निर्मलेश जी आर्या, अतुल भाई और बाकी के टीम मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज खास मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों डॉक्टर्स का, जिन्होंने हमारी ये इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करने के लिए एग्री किया।
दूसरी बार करने जा रहे हैं हम डायबिटीज का सेमिनार। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों दूसरी बार ये कर रहे हैं, इसके संक्षिप्त में 2-3 बातें आपसे शेयर करूंगा। पान पराग का एक ऐड आता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। वैसे ही भारत के लिए कहा जाता है कि मीठे लोग मीठी पसंद। बहुत मीठे हैं भारत के लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीठे होने के कारण 5 करोड़ ये मीठापन अपने डायबिटीज के रूप में ले चुके हैं, जो कि 2030 तक 10 से 12 करोड़ टच कर सकता है। बहुत बड़ा फिगर है। डायबिटिक कैपिटल इसको वर्ल्ड का बोला जाता है। मैं समझता हूं कि अपने को तो मीठा रहना चाहिए, लेकिन मीठी बीमारी अपने में नहीं आए, यही अपने को करना चाहिए। दूसरा रीजन है, आज से अगर 25-30 साल पहले अपने चले जाएंगे तो क्वालिफाइड डीएम या एमसीएच बहुत लिमिटेड होते थे। सीट्स हर फील्ड में बड़ी लिमिटेड होती थी, और जो भी क्वालिफाई होके जाता था वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी या बड़ी सिटी में ही सेटल हो जाता था। लेकिन आज की डेट में अपने पास सभी फील्ड के मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स इस सिटी में भी आपको मिलेंगे। तो ये सेमिनार एक मीन्स है, एक तरीका है कि उन क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को हम आपके सामने लाए। तो डायबिटीज में हम एक कर चुके हैं, हमारे पास और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसलिए डायबिटीज का दूसरा सेमिनार महत्वपूर्ण है। तीसरा, डायबिटीज मैं समझता हूं डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल। खास करके अगर किसी को प्री डायबिटिक कंडीशन होवे और वो नेसेसरी केयर लेवे, तो बहुत चांसेस है कि वो डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो वही बातें, वही चीजें आपको इस सेमिनार में आज सीखने को मिलेगी। संक्षिप्त में मैं दोनों डॉक्टर का आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। डॉक्टर भरत शर्मा, जिन्होंने एमबीबीएस किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से, अपनी ही यहाँ सूरत की मेडिकल कॉलेज से। फर्स्ट ईयर में उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। एमडी उन्होंने किया इंटरनल मेडिसिन, एमडी किया इंटरनल मेडिसिन बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से। डीएम एंडोक्राइनोलॉजी टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड बीवाईएल नायर हॉस्पिटल से किया, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल पाया, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। वो एज अ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट गोकुलधाम मेडिकल सेंटर में काम कर चुके हैं। वो एंडोक्राइन सोसाइटी यूएसए और इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्राइनोलॉजी के मेंबर हैं। उन्होंने 2011 से 14 में प्रेडिक्टिव मार्कर्स ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज पे रिसर्च की है। 2012 में सेलाइक डिजीज एंड ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर पे, और 2008 से 11 में क्लिनिकल प्रोफाइल ऑफ ओबीस पेशेंट्स इस पे किया है। उनको जोनल राउंड ऑफ टोरेंट यंग स्कॉलर अवार्ड मिला है फॉर एंडोक्राइनोलॉजी। फर्स्ट प्राइज इन पोस्टर प्रेजेंटेशन एट एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा 2012। बीजे मेडिकल कॉलेज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया नेशनल राउंड ऑफ टोरेंट यंग स्कॉलर में, इंटरनेशनल मेडिसिन में अवार्ड उनको मिला। बहुत से प्रेजेंटेशन उन्होंने किए हैं। पोस्टर प्रेजेंटेशन एट ISDMR मुंबई, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कॉन्फ्रेंस 2013, मेलबर्न में किया, भोपाल 2013, CMC वेलोर 2013, बैंगलोर, इसिकॉन कैलकाटा और इसिकॉन पुणे। उनके बहुत से पब्लिकेशंस है। प्रेवलेंस ऑफ विटामिन डी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोरिलेटेड विद गेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेवलेंस ऑफ सेलिएक डिजीज इन पेशेंट्स विद ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर, और भी काफी पब्लिकेशंस हैं उनके। ये संक्षिप्त में भरत शर्मा आपके लिए। आज के हमारे दूसरे स्पीकर श्री प्रदीप जी दलवाड़ी, उन्होंने एमबीबीएस किया प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज करमसद से, गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी। एमडी किया उन्होंने मेडिसिन में NHL MMC अहमदाबाद से। डीएम एंडोक्राइनोलॉजी टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई से किया उन्होंने। दोनों डॉक्टर्स ने उसी से किया। वो डीएम एंडोक्राइनोलॉजी में फर्स्ट आए। अभी इज प्रेजेंटली वर्किंग, अभी वो काम कर रहे हैं प्रथम एंडोकेयर सूरत में ही। 2015-16 में वो कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहे इन टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड गोकुला मेडिकल सेंटर। असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा। थर्ड प्राइज फॉर ओरल प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज विद IgA डेफिशिएंसी उनको मिल चुकी है।
वो सिलेक्ट हुए हैं ग्रैंड फाइनल में एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ इंडिया यंग स्कॉलर अवार्ड के लिए, और उनको बी गांधी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन एंडोक्राइनोलॉजी मिला है 2015। उनके भी बहुत से पब्लिकेशन है, उनमें से कुछ है लो TSH इन ग्रेव्स डिजीज, पिट्यूटरी डिसफंक्शन इन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, solitary thyroid nodule, a clinical approach, uncommon side effect of radioiodine therapy in patients with thyroid cancer, and many other publications. उन्होंने कोचीन में 2013 में, चंडीगढ़ में 2014 में, श्रीनगर में, मुंबई में काफी पब्लिकेशन किए हैं। ऑल ओवर इंडिया 13 से 15 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की है, और इन एंड अराउंड सूरत पिछले 2-3 साल में 12 से 13 वो वर्कशॉप कर चुके हैं। संक्षिप्त में डॉक्टर प्रदीप गलवाड़ी। अब मैं इनवाइट करूंगा, अच्छा 2 मिनट निर्मलेश जी को मैं, हाँ भाई साहब हमारे प्रेरणा स्रोत है, निर्मलेश जी से निवेदन करूंगा, और अग्रवाल विकास ट्रस्ट के जो अपने हरिभाई कानोडिया, गिरीश जी मित्तल का भी विशेष रूप से धन्यवाद, श्याम भाई गुप्ता का, कि आज के सेमिनार में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे, उन लोगों ने 3 दिन लग के सॉर्ट आउट किया। थैंक यू वेरी मच। उपस्थित भाई और बहनों, जनवरी महीने का पहला रविवार हो और आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हो, तो ये बड़ी खुशी की बात है। भाई और बहनों, इस भगवान ने पूरी प्रकृति को रचा है, बहुत सुंदर रचनाएं इसने रची हैं, मगर ये जो मानव शरीर है, ये ईश्वर की सबसे बड़ी अच्छी रचना है। इस शरीर से बढ़िया कोई रचना ईश्वर ने नहीं की है, सबसे बढ़िया रचना की है। मगर इस शरीर के अंदर भी यदि कोई खामी आ जाए, तो फिर इस शरीर के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इसको ठीक करने वाले लोग हैं, उनकी सहायता हमें लेनी पड़ती है। ये 26वां मेडिकल सेमिनार जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद और अग्रवाल विकास ट्रस्ट के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। भाई और बहनों, जितने भी मेडिकल सेमिनार हमारे हुए हैं और उसके अंदर जितनी उपयोगी और जितनी जरूरी जानकारी आपको दी गई है, मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप ये जानकारी सूरत में अपने स्थानीय मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ तो शेयर करें ही करें। आप बाहर के लोगों को ये जरूर सूचना दें कि सूरत में इस तरह के मेडिकल सेमिनार होते हैं, इस तरह की जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, इस तरह के विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुला करके उनकी सेवा का लाभ लिया जाता है। पूरे देश के अंदर इस तरह के मेडिकल सेमिनार सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कहीं भी नहीं होते कि सामाजिक संस्थाएं इसमें सक्रिय हो। तो आप हमारे, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारे हेल्थ मिशन के बहुत बड़े एम्बेसडर हैं। इन सूचनाओं को आप साझा करें, इन सूचनाओं को आप आगे भेजें, और आज के इस मेडिकल सेमिनार में जो जानकारी दी जाएगी, इस शरीर के अंदर आपका खून जो है वो खट्टा ही रहना चाहिए, मीठा नहीं होना चाहिए। इसके सारे उपाय आपको बताए जाएंगे, और आप सबसे पुनः एक बार निवेदन है कि ये इस तरह के सेमिनार कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी ऊर्जा इसके प्रचार प्रसार और मैनेज करने में लगती है। आप इसका संदेश जो है बाहर और भीतर हर जगह भेजें, तो और लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद। मैं पहले डॉक्टर भारत जी शर्मा को इनवाइट करूंगा, कृपया वो अपना प्रेजेंटेशन दें। ये सब सेमिनार्स की डीवीडी हमेशा उपलब्ध रहती है सूरत में, जब यहाँ सेमिनार्स होता तब होती है, और अदरवाइज जो हमारे मैसेज जाते हैं, सुदर्शन टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड डाइंग हाउस जो पूना कुमार रोड पर है, वहाँ पंकज जी तापड़िया देखते हैं, तो पिछले सभी सेमिनार्स की डीवीडी उपलब्ध रहती है, तो आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और जो भाई और बहनों ने अपने नाम और नंबर नहीं दिए हैं, जरूर नोट करावे। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद के सब प्रोग्राम पूर्णतः निःशुल्क होते हैं, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। मुंद्रा जी, अग्रवाल जी और डॉक्टर अनिरुद्ध आत्रे सर जी, जिनको मैं अपने अंडर ग्रेजुएट ईयर्स मतलब MBBS के समय से उनका नाम सुनता आ रहा हूँ सूरत में, कि सूरत के पहले न्यूरोलॉजिस्ट, और इतनी अच्छी उनकी प्रतिभा है
कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ बोल पाऊँ। जैसे विनय अग्रवाल जी ने आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ बातें बताई कि डायबिटीज़ एक इस तरह की कंडीशन है जो दुनिया भर में काफ़ी कॉमन हो चुकी है। वजन जैसे जैसे हमारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डायबिटीज़, बीपी और इस तरह की बाकी बीमारियां साथ में उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ साथ एक और बीमारी है जो भी काफ़ी प्रिवेलेंट हो चुकी है, जिसके बारे में आज मुझे बोलने को कहा गया है, और ये है थायराइड की बीमारी। थायराइड की बीमारी का बहुत बड़ा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वजन ऑलमोस्ट सभी का, बच्चों से लेके बड़ों तक, किसी भी उम्र के व्यक्ति का वजन ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, 5, 6, 7 साल के बच्चों को स्कूल और ट्यूशन से टाइम नहीं मिलता है, उनका खाना पीना ऐसा है, कसरत करने का टाइम नहीं है, खेलने का टाइम नहीं है, इसलिए वजन बढ़ता जा रहा है। अब इसके साथ साथ थायराइड की बीमारी आ जाती है तो कारण ये मिल जाता है कि थायराइड की वजह से वजन बढ़ता जा रहा है और थायराइड की बीमारी पे ही सारी चीजों का दोष आ जाता है। पहली बात तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि थायराइड है क्या। कई बार पेशेंट्स आके हमें कहते हैं कि साहब मुझे थायराइड हो गया है। थायराइड हो गया है मतलब थायराइड हम सबके अंदर होता है। जब से बच्चे का जन्म होता है तब से लेके अंत तक थायराइड की ग्रंथि हर एक के शरीर में होती है। थायराइड अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, थायराइड एक ग्रंथि है जिसका काम ये है कि वो बॉडी में अलग अलग 2 किस्म के हार्मोन्स उत्पन्न करती है। ये हार्मोन्स को T3 और T4, आप लोगों ने कईयों ने अपने थायराइड के ब्लड टेस्ट करवाए होंगे और उसमें T3, T4, TSH नामक कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें से ये T3 और T4 नाम के जो 2 हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि बनाती है। और थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। ये आप देखेंगे कि गले के हिस्से में ये एक बटरफ्लाई के आकार की एक ग्रंथि है जो ज्यादा काम करने लगे या कम काम करने लगे या उसके अंदर कोई गांठ बन जाए तो उसको थायराइड की बीमारी कहा जाता है। ये आप जो दाईं ओर एक फोटो देख रहे हैं वो फोटो है एक व्यक्ति की जिसकी थायराइड की ग्रंथि साइज में बड़ी हो गई है, जिसको कॉमन पार्लेंस में या ज्यादातर लोग गॉइटर के नाम से जानते हैं। अब थायराइड में मेन प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि उससे लोगों को बहुत डर लगता है कि थायराइड की बीमारी हो गई है, थायराइड में गांठ हो गई है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का भी बात है। थायराइड कम होना या ज्यादा होना एक बीमारी मानी जाती है, पर मैं आपको शायद इस प्रेजेंटेशन में 3-4 बार ये वाक्य आएगा कि थायराइड की बीमारी से डरने वाली बात नहीं है। थायराइड की बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता है। आपको दवाई ज्यादातर लोगों को हमेशा लेनी पड़ती है, जैसे डायबिटीज की दवाई हमेशा लेनी पड़ती है वैसे ही 90% लोगों को थायराइड की दवाई भी हमेशा ही लेनी पड़ती है, परंतु वो गोली का ना कोई साइड इफेक्ट है ना उस गोली से आपको कोई और तरह की तकलीफ होने वाली है। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह की थायराइड की बीमारियां होती हैं और किस तरह की उनमें दवाइयां दी जाती हैं। तो थायराइड की समस्याएं, थायराइड डिसऑर्डर्स, कौन कौन सी बीमारियां थायराइड के पेशेंट्स को हो सकती हैं। सबसे कॉमन बीमारी जो ज्यादातर लोगों को होती है, थायराइड की बीमारी जो सबसे कॉमन है उसको हाइपोथायराइडिज्म, आप सब भी अब हाइपोथायराइडिज्म से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि हाइपोथायराइडिज्म किसको कहा जाता है। जब आपकी थायराइड की ग्रंथि कम काम कर रही हो तब उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब ग्रंथि ज्यादा काम कर रही हो, थायराइड जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया हो, जब थायराइड की ग्रंथि जरूरत से ज्यादा काम करने लगे तब उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड के अंदर कभी कोई गांठ हो जाए, चाहे पूरा का पूरा थायराइड साइज में बड़ा हो जाए या थायराइड के अंदर छोटी छोटी 3-4 गांठें हो जाएं, तो उसको गॉइटर कहते हैं। थायराइड में जैसे शरीर के और भागों में कैंसर हो सकता है, उसी तरह से थायराइड का भी कैंसर हो सकता है। थायराइड के 4-5 अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, परंतु थायराइड का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका 85% लोगों में पूरी तरह से इलाज संभव है और वो आपके जीवन काल पे किसी तरह की तकलीफ पैदा नहीं करता है अगर आप ठीक से उसका ट्रीटमेंट ले तो थायराइड का कैंसर बाकी कैंसर्स की तरह नहीं है कि एक बार हो गया तो मतलब आपके जीवन काल को कम कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर उसका सही इलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाता है पूरी तरह से। और प्रेगनेंसी और थायराइड, अब प्रेगनेंसी और थायराइड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन एंड में करेंगे, परंतु प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है किसी भी स्त्री के जीवन में जो बहुत ही अमूल्य है। सभी लोगों को इसकी सबसे ज्यादा चिंता रहती है। ऑब्वियसली पेशेंट को तो चिंता रहती ही है, पर साथ में घर वालों को, माँ बाप को। और ये ऐसा हो गया है प्रेगनेंसी के बारे में कि अभी जब लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है और उनको थायराइड की बीमारी आ जाती है तो माँ बाप के मन में ये डर रहता है कि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी थायराइड की तकलीफ की वजह से। तो उस बारे में हम कुछ डिस्कशन आगे जाके करेंगे। टाइम थोड़ा होने की वजह से मैं सारे
प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करूंगा, पर मैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और प्रेगनेंसी और थायराइड के बारे में कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा। तो ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म का क्लासिक केस है। क्लासिक केस मतलब अगर हम किताबों में देखें, हमारी किताबों में, तो हाइपोथायरॉयडिज्म इस तरह से दर्शाया जाता है कि चेहरा सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं, नाक थोड़ी बड़ी दिख रही है, होठ फूल गए हैं। ये आपके आसपास अगर 10 थायराइड के आप पेशेंट देखेंगे तो 9 में इस तरह का पिक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई एक ही पेशेंट ऐसा होगा जिसको फुल ब्लोन थायराइड डिजीज मतलब फुल ब्लोन हाइपोथायरॉयडिज्म इस तरह से दिखाई देगा। तो आप इस पिक्चर को देख के डरिए मत, ऐसा ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर ये प्रॉब्लम है भी कि इतना सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इसका ट्रीटमेंट लेने से आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। आपके फेशियल अपीयरेंस में कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हुए हम हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या क्या लक्षण हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी दो तरह का होता है, एक ओवर्ट या फुल ब्लोन हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, और टीएसएच जो थायराइड के लिए मेन रिपोर्ट करवाया जाता है वो 50-100 के ऊपर आता है। तो उन पेशेंट्स में ये सारे लक्षण दिखने को मिलते हैं। आपका वजन बढ़ने लगता है धीरे धीरे, चेहरे पे सूजन आने लगती है, पैरों में थोड़ी बहुत सूजन आने लगती है, आपकी काम करने की इच्छा कम हो जाती है, आप जो सब काम कर रहे होते थे पहले वो सब आपके धीरे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं आप अपने काम में। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना, पेट से लगती और तकलीफें, पेट दर्द रहना, खाना जल्दी हजम ना होना, नींद ज्यादा आना, आलस आना, ये सब थायराइड के लक्षण हैं। पैरों में भी सूजन उस वजह से आ सकती है, ये सब बाहर से दिखाई देता है। इसके अलावा थायराइड की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो, हार्ट पे थोड़ा सा असर होता है अगर इलाज ना हुआ हो तो। ये सभी जितने, इसके अलावा ऑब्वियसली मासिक मतलब औरतों में मासिक वगैरह में थोड़ी तकलीफ आ सकती है जब थायराइड की तकलीफ हो, और स्किन ड्राई हो जाती है, चमड़ी आपकी थोड़ी सूखने लगती है, ये सब लक्षण है थायराइड के। तो अगर किसी को इस तरह की तकलीफें होती हैं तो उनका एक कारण थायराइड हो सकता है। पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि वजन बढ़ने का एकमात्र कारण थायराइड नहीं है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका वजन लगभग पिछले 15 साल से 20 साल से बढ़ रहा है और अभी उनका एक टीएसएच की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आई है, 5 की जगह 7 या 8 आई है। तो ये बात समझ लीजिए कि वो 7-8 टीएसएच की वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। वजन अगर थायराइड की वजह से बढ़ता है तो वो 3-4-5 किलो ज्यादा से ज्यादा, ऐसे 20-20, 25-25 किलो अगर आपका वजन बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में तो वो थायराइड की वजह से नहीं बढ़ा है। हमें और कारण ढूंढने चाहिए, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना सबसे जरूरी है। आगे जब डॉक्टर प्रदीप जी बात करेंगे डायबिटीज के बारे में तब वो भी इसी बात पे इंसिस्ट करेंगे कि इन बीमारियों में, खासकर डायबिटीज बीपी में, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डेली की क्रियाएं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, डाइट कितना फॉलो करते हैं। ये सब चीजों पे ही निर्भर करता है कि आपको आगे जाके कोई बीमारी आ सकती है या नहीं आ सकती है। थायराइड में इस तरह का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता है। कई बार हमें ये पूछा जाता है कि थायराइड का कोई ऐसा परमानेंट इलाज है, रामबाण इलाज, एक बार वो किया अभी थायराइड वापस आएगा नहीं या दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। थायराइड ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड की ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें गोली के अलावा और कोई उपचार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रोज 1 घंटा कसरत करना शुरू कर देंगे तो शरीर में थायराइड बनना शुरू हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए उसमें थायराइड की गोली भी लेनी पड़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डाइट एक्सरसाइज नहीं करना है। डाइट एक्सरसाइज तो सभी के लिए जरूरी है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, एमबीबीएस एमडी कर रहा था, तो मेरा कुछ वजन 3-4 किलो बढ़ गया तो मैंने जॉगिंग करना शुरू कर दिया। तो जो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़ रहे थे, वो मुझे आके कहते थे तेरा वजन तो ज्यादा है नहीं, तुझे कसरत की जरूरत क्या है। कसरत हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का व्यक्ति हो। इसीलिए डाइट एक्सरसाइज तो अनिवार्य है। पर थायराइड की बीमारी पे उसका कोई असर होगा, ये गलत बात है। थायराइड की बीमारी थायराइड की दवाई से ही ठीक हो सकती है और उसका कोई उपचार नहीं होता। ये कुछ और पिक्चर्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या होता है। ये जो पहला फोटो है वो आपने आगे भी देखा कि चेहरा इस तरह से सूज सकता है। दूसरा फोटो है जिसमें सूजन आई हुई है। थायराइड में पैरों में कई बार सूजन आ जाती है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिवर्सिबल होती है, मतलब गोली लेने पे ये सूजन कम हो जाती है। अगर थायराइड कंट्रोल में आने के बाद भी सूजन है आपके पैरों में तो आपको और कारण ढूंढने चाहिए, आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए कि सूजन किस कारण से आ रही है। थायराइड की बीमारी का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जो जन्म से जिन बच्चों को थायराइड की बीमारी हो। अब
कुछ बच्चों में जन्म होने के साथ ही थायराइड की ग्रंथि काम करना या तो थायराइड की ग्रंथि बनती ही नहीं है या थायराइड की ग्रंथि काम नहीं करती है। तो दुनिया भर के ऑलमोस्ट जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितने भी अच्छे से डेवलप्ड नेशंस हैं, उन सभी देशों में बच्चा 4 या 5 दिन का होता है तब उसका थायराइड का टेस्ट कर दिया जाता है हर एक बच्चे का, ये जानने के लिए कि उसको ये बीमारी तो नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जन्म से जो थायराइड की बीमारी होती है, अगर उसका इलाज 1-1.5 महीने के अंदर ना किया जाए तो बच्चे के मानसिक विकास पे परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से भी हो सकती है, इसलिए हर बच्चे का 4थे या 5वें दिन पे टेस्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि हर बच्चे का टेस्ट हो, पर हम जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स या प्लानिंग जो कर रहे हो, तो हम ये बात पे एम्फेसिस डालते हैं। तो ये कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, इसमें भी आप देखेंगे कि बच्चे का जो चेहरा है वो कितना बदल गया है थायराइड की गोली शुरू करते ही। सो हाइपोथायराइडिज्म इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है। हाइपोथायराइडिज्म का इलाज, जैसे मैंने आपको बताया, हाइपोथायराइडिज्म के लिए मेनली थायराइड नाम की गोली दी जाती है। वो अलग अलग स्ट्रेंथ्स की होती है। 2 कंपनियों का यहाँ पे मैंने नाम बताया है, एक थायरोनॉम और एक एल्ट्रॉक्सिन नाम से गोलियां आती हैं। आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग ये दवाई ले भी रहे होंगे। इसके अलावा भी कुछ और कंपनियां ये गोली बनाती हैं और ज्यादातर अच्छी ही कंपनियों में ये बन सकती हैं। तो ये गोली सुबह भूखे पेट लेनी होती है। गोली के बारे में कुछ डाउट्स सभी पेशेंट्स को होते हैं। जो डाउट्स होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर कुछ खास जानकारी जो आप सबको पता होनी चाहिए कि थायराइड की गोली आपको सुबह उठते ही लेनी है भूखे पेट, और गोली लेने के बाद 1 घंटे तक आप और कुछ नहीं खा सकते हैं। ये जानकारी कई बार पेशेंट्स को नहीं होती है। गोली लेने के बाद तुरंत चाय या नाश्ता कर लेते हैं, इस वजह से गोली ठीक से काम नहीं कर पाती। इसलिए गोली लेने के बाद 1 घंटे तक आप पानी के अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह गोली लेना भूल गए, आज किसी कारण से, या तो आप बाहर हैं या किसी और कारण से आप गोली लेना भूल गए, तो जैसे ही आपको याद आए तब आप वो गोली ले लीजिए। और अगर एक पूरा दिन आप गोली लेना भूल गए हैं तो दूसरे दिन आप एक साथ 2 गोलियां भी ले सकते हैं। तो ये हुआ थायराइड की गोली के बारे में कि किस तरह से ले। अब थायराइड की गोली अलग अलग पावर की आती है, 12.5 से लेके 150 पावर तक की थायराइड की गोली मार्केट में अवेलेबल है। थायराइड की गोली ज्यादा है तो भारी पड़ेगी या कम है तो लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी का वजन 25 किलो है तो उसको 25 से 50 के बीच में पावर रहेगा। किसी का वजन 100 किलो है तो उसको 150 पावर की गोली लेनी पड़ेगी। तो थायराइड की गोली का जो पावर है वो एक तो आपके वजन पे डिपेंड करता है, और दूसरा आपका थायराइड कितना ज्यादा है, थायराइड कितने प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। 150 पावर की गोली से साइड इफेक्ट हो जाएगा और 25 पावर की गोली से साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात है कि अगर आपको उतने पावर की गोली की जरूरत नहीं है और आप वो ले रहे हैं तो आपको उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मुझे पता है कि डिस्कशन के एंड में या जब आप घर पे भी जाएंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल तो रहने वाले हैं। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनके मन में जो ज्यादातर थायराइड के से रिलेटेड सवाल होते हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे डिस्कशन लिया है। तो पहला पॉइंट ये है कि लोगों के मन में ये बात होती है कि खासकर पुरुषों के मन में कि ये बीमारी तो ज्यादातर लड़कियों या औरतों में ही पाई जाती है, पुरुषों में इतना कॉमन नहीं है, तो मुझे कैसे हो गया। ऐसा नहीं है, औरतों में ये बीमारी ज्यादा कॉमनली मिलती है पर पुरुषों में भी हो सकती है, और दोनों में ही वो साइड इफेक्ट करती है बीमारी। अगर आप दवाई ठीक से लें तो दोनों में ही अच्छी तरह से वो कंट्रोल में रखी जा सकती है। बच्चों को नहीं हो सकता, ये भी कई बार बच्चे, ऑब्वियसली माता पिता टेंशन में होते हैं जब बच्चे को थायराइड की बीमारी आए और 4 डॉक्टर से पूछने के बाद में ही इलाज चालू करते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी जैसे मैंने आपको बताया जन्म से भी हो सकती है, 5 साल की उम्र में भी हो सकती है, 15 साल की उम्र में भी हो सकती है और 60 साल की उम्र में भी हो सकती है। इसका कोई ये नहीं है गारंटी कि आप एक उम्र के पार पहुंच चुके हैं तो थायराइड की बीमारी नहीं होगी, और आप इतनी छोटी उम्र के हैं तो आपको थायराइड की बीमारी नहीं होगी, वो कभी भी हो सकती है। और हर टाइम पे हाइपोथायराइडिज्म का एक ही इलाज रहता है जो गोली मैंने आपको आगे बताई। बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी लोगों के मन में रहता है कि मुझे थायराइड हो गया, अब मैं क्या करूंगा। ये खतरनाक बीमारी बिल्कुल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शायद बाकी सारी बीमारियों में सबसे इजीली ट्रीटेबल, डॉक्टरों के लिए सबसे आसानी से ट्रीटमेंट इस बीमारी का किया जा सकता है, और जैसे मैंने आपको बताया इसके जितने भी लक्षण हैं वो सारे रिवर्स हो जाते हैं अगर आप गोली ठीक से लें तो।
मेरा वजन हाइपोथायरॉयडिज्म से बढ़ रहा है। ये भी हमने डिस्कस किया आगे कि सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वजन बढ़ रहा है, ये बात मन में से निकाल देनी चाहिए। होता यह है कि हमें एक तरह से बहाना मिल जाता है कि अभी थायराइड की बीमारी है तो मेरा वजन तो बढ़ने ही वाला है, मैं कुछ भी करूं। ऐसी बात नहीं है, आप इलाज लीजिए थायराइड का, पर साथ साथ में कसरत करिए, डाइट फॉलो करिए, तो आपका वजन घटेगा ही। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया मतलब कभी वजन नहीं घट सकता। रिपोर्ट नॉर्मल होने पे भी गोली घटाई या बंद की जा सकती है। ये एक मन में सवाल होता है कि थायराइड की दवाई चालू की है, रिपोर्ट नॉर्मल हो गया, बंद क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो थायराइड की गोली लेने की वजह से वो रिपोर्ट नॉर्मल हुआ है। अगर आप गोली बंद कर देते हैं या उसको घटा देते हैं तो वो वापस जहां पे था वहीं पे पहुंच जाएगा। हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों को बहुत कम डोज में गोली चल रही होती है, 12.5, 25, इन लोगों में शायद कभी गोली बंद होने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। 90% लोगों को गोली जिंदगी भर लेनी पड़ती है। कुछ 10% लोगों में टेम्पररी थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो कौन से पेशेंट्स हैं, वो जानकारी के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है एंटी-डीपीओ एंटीबॉडी नाम से, उससे हम जान पाते हैं कि गोली बंद होने की कोई संभावना है कि नहीं। ज्यादा डोज लेने से ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, ये भी गलत बात है। जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आपका ब्लड रिपोर्ट गोली लेने से नॉर्मल है तो उस गोली से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। गोली लेने से उसकी आदत पड़ जाती है नहीं। थायराइड की बीमारी हो या डायबिटीज हो या बीपी हो, हमेशा जब भी बीमारी का इलाज शुरू किया जाता है या डॉक्टर आपको पहली बार बताते हैं कि हमें गोली स्टार्ट करनी है, तो सभी के मन में ये डर रहता है कि गोली चालू हो गई है, अब मुझे जिंदगी भर गोली लेनी पड़ेगी, ये गोली से मुझे आदत पड़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे साथ चलती हैं जिंदगी भर, तो इसलिए इनकी गोली जिंदगी भर लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि गोली लेना शुरू कर दिया इसलिए उसकी आदत पड़ गई। बीमारी हमेशा के लिए है, इसलिए गोली हमेशा लेनी है। कुछ और हमारे मन में सवाल रहते हैं कि खाने में क्या खाना चाहिए। सभी को सबसे पहला सवाल हर बीमारी के लिए, अभी डायबिटीज है या बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें डेफिनेटली डाइट सबसे पहले आता है। किसी डॉक्टर का आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो दवाइयां बाद में शुरू होंगी, पहले लिखा जाएगा कि डाइट फॉलो करिए और एक्सरसाइज करिए। परंतु थायराइड में डाइट का ऐसा मेजर रोल नहीं है। जितने भी पेशेंट्स आते हैं सबके मन में ये बात उनको पहले से पता होती है कि गोभी, फूल गोभी, पालक, सोयाबीन ये सब बंद कर देना चाहिए थायराइड की बीमारी में। उन चीजों से इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप गोभी या फूल गोभी खा भी रहे हैं तो रोज तो कोई भी गोभी नहीं खाता है, कि शायद आप हफ्ते 10 दिन में एक बार खाते होंगे, तो उससे कोई थायराइड पे ज्यादा असर होता नहीं है। आप गोली ठीक से लेते रहिए, खाने में जो चाहे खाइए, बस वजन को कंट्रोल में रखिए। आयोडीन युक्त नमक खाना मना है, ये भी लोगों के मन में ये ख्याल रहता है। जैसे ही थायराइड की बीमारी होती है सब लोग आयोडीन वाला टाटा नमक जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह सिंधव नमक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि इससे नुकसान ना हो आयोडीन से। आयोडीन वाले नमक से कोई नुकसान नहीं होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको आयोडीन वाला नमक ही लेना चाहिए। पहले के जमाने में ऐसी शायद आपने फोटोज देखी हो कि गले में बड़ी बड़ी गांठें हो जाती थी, गोइटर जिसको बोलते थे, वो सब गांठें आयोडीन की कमी से ही होती थी। इसीलिए आज के जमाने में नमक में आयोडीन मिलाया जाता है ताकि किसी को आयोडीन की कमी ना हो। तो आयोडीन वाला नमक ही लेते रहिए, उसको बदलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। माता पिता को हो तभी बच्चों को हो सकता है, ये भी एक मन में ख्याल रहता है कि मेरे तो पुश्तों में किसी को थायराइड की बीमारी नहीं थी, मुझे कैसे हो गई। ये जरूरी नहीं है। डायबिटीज, बीपी, ये ज्यादातर बीमारियां घर में अगर माता पिता में हो तो बच्चों को होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर ऐसा नहीं है कि माता पिता को है तो हमें होगी ही, या माता पिता को नहीं है तो हमें नहीं हो सकती। इसलिए इस बात में भी घबराने की जरूरत नहीं है। गर्भावस्था में तकलीफ हो सकती है या गर्भ को नुकसान हो सकता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। सभी औरतों के मन में रहता है, पतियों के मन में रहता है, सास ससुर के मन में रहता है, और उन सबसे पहले लड़की के माँ बाप के मन में यह सवाल आ जाता है कि मेरी बेटी को थायराइड की बीमारी हो गई है, अब उसकी शादी कैसे होगी, आगे जाके बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर औरतों में थायराइड की तकलीफ है तो बच्चे को नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं। प्रेगनेंसी रहने में भी ज्यादातर प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर आप ठीक से इलाज करते रहें, अपने डॉक्टर को समय से दिखाते रहें, और आप जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब
अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें तो गर्भावस्था में कोई तकलीफ नहीं आती है, बच्चे के विकास पे भी असर नहीं होता है अगर आप गोली ठीक से ले रहे हैं तो। गर्भावस्था में शुरू की गई दवाई डिलीवरी के बाद अपने आप बंद की जा सकती है। ये भी कई बार, जैसे डायबिटीज है, प्रेगनेंसी के जो 6ठे-7वें महीने में डायबिटीज आ जाता है, वो कई बार डिलीवरी के बाद चला भी जाता है, परंतु थायराइड में ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पेशेंट्स को थायराइड प्रेगनेंसी के बाद भी दवाई लेते रहना पड़ता है। पड़ोसी को सिर्फ 25 पावर की गोली चल रही है और मुझे 100 पावर की गोली क्यों चल रही है? तो ये अभी पड़ोसी क्या खाते हैं, पड़ोसी का वजन कितना है, पड़ोसी के घर में और कितने लोगों को थायराइड की बीमारी है, इससे आप जैसे बाकी चीजों में अपना कंपैरिजन किसी और से नहीं करते हैं, वैसे ही बीमारी में भी किसी से अपने आप को अपनी तुलना मत किया करें। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं और बताते हैं मेरी चाची आई थी पंजाब से, दिल्ली से, उनको ये गोली चल रही थी डायबिटीज की, तो उन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया गोली है, आप ये चालू कर दीजिए। इस तरह का इलाज मत कीजिए। इन सारी बीमारियों में इलाज अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही लिया करिए, और ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर को आपसे थोड़ी ज्यादा जानकारी है इस बारे में। तो होता ये है कि हम लोग दवाई स्टार्ट कर देते हैं, फिर उससे कोई प्रॉब्लम आए। ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनको थायराइड की कोई तकलीफ नहीं है, परंतु किसी ने बता दिया कि आपका वजन बढ़ रहा है तो थायराइड ही होगा, आप शुरू कर दो दवाई, तब रिपोर्ट करवाए बिना दवाई स्टार्ट हो जाती है। तो इन कुछ बीमारियों में ऐसा होता है। अब वजन घटाना है वो तो हमें पता है कि डाइट और एक्सरसाइज से घटाना है, पर थायराइड की बीमारी हो गई है, ये आप जब तक टेस्ट नहीं करवाते हैं तब तक पता, डॉक्टरों को भी नहीं पता लगता है, तो आपको पता चलना तो थोड़ा मुश्किल है। गोली जिंदगी भर खानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया 90% लोगों को थायराइड की गोली जिंदगी भर लेनी पड़ती है। कुछ 10% ऐसे लोग होते हैं जिनका TSH शुरू से 8-10 के ऊपर नहीं गया होता, तो उस वजह से उनकी गोली शायद कभी कभी बंद की जा सकती है। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म के पे जो चर्चा हो रही थी वो खत्म होती है और हम दूसरी बीमारी जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं उस पे जाएंगे। ये है हाइपरथायरॉयडिज्म का पिक्चर। आप देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म की जो हमने फोटो दिखाई थी उससे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों बीमारियां ही उलट हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड की ग्रंथि कम काम करती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड की ग्रंथि ज्यादा काम करती है। इस तरह का चेहरा कुछ पेशेंट्स में हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, जिसमें चेहरा पतला हो जाता है, आंखें बाहर को आ जाती हैं, पसीना ज्यादा आता है, गर्मी ज्यादा लगती है, वजन घटने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, चलने में सांस फूलने लगती है। ये हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण। ये भी कुछ केसेस हैं जो थायराइड की बीमारी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में हमें जानकारी देते हैं। पैरों में कई बार सूजन हाइपरथायरॉयडिज्म में भी आ सकती है, पैरों में ज्यादा खुजली आना या नाखून बहुत जल्दी निकल जाना, ये सब प्रॉब्लम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में हो सकती है। ये यहाँ पे असर करता है हाइपरथायरॉयडिज्म। आपकी थायराइड की ग्रंथि साइज में बड़ी हो जाती है, वो ज्यादा काम करने लगती है, आंखें बड़ी हो सकती हैं, हार्ट की गति बढ़ जाती है, जल्दी बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, आपको खाने के बाद हर बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, मासिक में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, आपके मसल्स थोड़े वीक हो सकते हैं, जल्दी आप डर जाते हैं, धड़कन जल्दी बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको है तो उनमें से एक कारण हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज, अब जब हमने आगे डिस्कस किया कि हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सीधा सा इलाज है, एक ही गोली है जो दुनिया भर में हर जगह इस्तेमाल होती है, थायरॉक्सिन नाम से। हाइपरथायरॉयडिज्म में 3 अलग अलग किस्म के इलाज पाए जाते हैं। एक है गोली, कार्बिमाजोल नाम से गोली आती है, कुछ पेशेंट्स ले भी रहे होंगे। वो गोली लेते रहना पड़ता है कम से कम 1.5 से 2 साल। हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसी बीमारी है जिनमें 30% लोगों को पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर कभी भी दवाई लेनी नहीं पड़ती है, पर यह सिर्फ 30% लोगों में होता है। कुछ लोगों में रेडियो एक्टिव आयोडीन नाम का एक कैप्सूल लेना पड़ता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन एक किस्म का रेडिएशन है। ये रेडिएशन की गोली आती है। ये उस तरह का रेडिएशन नहीं है जैसा कैंसर में दिया जाता है, जिससे बाल चले जाएं या मुंह सूखने लगे, उस तरह की इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। आयोडीन का कैप्सूल लेने से आपकी थायराइड की ग्रंथि काम करना बंद कर देती है और आप हाइपरथायरॉयडिज्म में से हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन थायराइड के लिए थायराइडेक्टोमी रहता है। थायराइडेक्टोमी मतलब आपकी थायराइड की ग्रंथि को ही निकाल दिया जाता है।
जिनको थायराइड में कैंसर हो जाए या थायराइड की ग्रंथि के अंदर बड़ी बड़ी गांठें हो जाएं या थायराइड जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हो और गोलियों से रिस्पांस नहीं आ रहा हो, उन लोगों को थायराइड की सर्जरी करवानी पड़ती है। थायराइड की सर्जरी सूरत में आसानी से होती है, उससे ज्यादातर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होना है कि आपको उसके बाद जिंदगी भर थायरॉक्सिन नामक गोली लेते रहना पड़ता है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म की गोली है। आई एम श्योर कि कुछ लोगों को इसके बारे में भी पता होगा कि ये गोली इस तरह से दिखती है और ये गोली भी दिन में 1, 2 या 3 बार लेनी पड़ती है। अब हम प्रेगनेंसी और थायराइड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। प्रेगनेंसी एक जैसे मैंने आगे बताया आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी औरत की लाइफ में, और इस वक्त पे माता की चिंता तो ऑब्वियसली रहती ही है, पर बच्चे को थायराइड की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये भी सभी लोगों के मन में एक बात रह जाती है। इसीलिए इसमें प्रेगनेंसी में थायराइड का कुछ खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। आपको प्रेगनेंसी और थायराइड के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रेगनेंसी और थायराइड पे लंबा डिस्कशन करें। पूरे दिन की कॉन्फ्रेंसेस में भी प्रेगनेंसी और थायराइड की पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है, परंतु प्रेगनेंसी और थायराइड के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं। आपको प्रेगनेंसी में भी थायराइड की दवाई नियमित रूप से लेनी है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपको है और प्रेगनेंसी रहती है तो थायराइड की गोली लेने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। आपकी ली हुई गोली आपके शरीर में से बच्चे के शरीर में भी नहीं जाती है, इसलिए उस गोली से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आपको थायराइड की बीमारी है और उसके बावजूद आप थायराइड की दवाई नहीं ले रहे हैं और प्रेगनेंसी रुक जाती है तो बच्चे के मानसिक विकास पे असर हो सकता है, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको बीपी डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको थायराइड की बीमारी है और आप इलाज नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जो भी औरतों को थायराइड की बीमारी है और वो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, उनको जब तक रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होता है तब तक प्रेगनेंसी नहीं रखनी चाहिए। रिपोर्ट एक लेवल से नीचे आने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। प्रेगनेंसी में थायराइड के ब्लड टेस्ट में काफी चेंजेस आते हैं। नॉर्मल जब आप प्रेग्नेंट नहीं है या पुरुषों में जो थायराइड के ब्लड लेवल्स का रेंज होता है वो प्रेगनेंसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में थायराइड के ब्लड लेवल्स बहुत चेंज होते हैं, मतलब आपके रिपोर्ट जो हैं वो आप लैब पे भी बहुत ध्यान नहीं दे सकते। आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना चाहिए कि ये रिपोर्ट सही है या गलत। अपने रिपोर्ट को खुद देख के घबराए नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी टीएसएच का लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। इसलिए आप खुद ना तो रिपोर्ट को देखें ना उसको देख के घबराएं, अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और उनसे पूछिए कि थायराइड का प्रॉब्लम है या नहीं और उसका क्या इलाज लेने की जरूरत है। दवा सही तरीके से लेने पे प्रेगनेंसी रहने में या बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ होती नहीं है। अगर आप गोली ठीक से ले रहे हैं थायराइड की तो प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म की बात हो गई है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जो हमने पहले डिस्कशन किया। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जो दूसरा डिस्कशन था, वो अगर प्रेगनेंसी में होता है तो कुछ खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है। उसमें दवाइयां कुछ अलग किस्म की होती हैं। आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलके ही उस चीज का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये हुआ प्रेगनेंसी और थायराइड के बारे में। प्रेगनेंसी में कभी कभी थायराइड के कैंसर भी हो सकते हैं, मतलब थायराइड का कैंसर किसी को भी हो सकता है, पर हो सकता है कि वो आपको पता तब लगे जब आप प्रेग्नेंट हो। घबराने की तब भी कोई बात नहीं होती है। थायराइड का कैंसर मैंने जैसे आपको बताया अपने आप में एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज आसानी से संभव है। प्रेगनेंसी में हर कैंसर के पेशेंट को ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत छोटा कैंसर है तो डिलीवरी के बाद भी उसका ऑपरेशन करवाया जा सकता है। तो वो सब जानकारी जो है वो आपके डॉक्टर ही आपको बेस्ट तरीके से अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो दे पाएंगे। तो सारांश में मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया है ताकि प्रदीप जी भी अपना डायबिटीज पे डिस्कशन कर सके, और डायबिटीज इतनी वास्ट बीमारी है कि उसके बारे में आधे घंटे या पौने घंटे में बताना बहुत मुश्किल है। मैं यही कहूंगा कि थायराइड की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। थायराइड की दवा सही डोज और अपने डॉक्टर की सलाह से लेने पे नुकसान नहीं करती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की दवा 90% लोगों को हमेशा ही लेनी पड़ती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म की दवा कुछ पेशेंट्स में बंद की जा सकती है।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर भारत जी शर्मा। अब मैं प्रदीप जी दलवारी को इन्वाइट करूंगा। उसके पहले मैं विनय भाई से निवेदन करूंगा, डॉक्टर गिरीश शाह साहब स्किन स्पेशलिस्ट, सूरत ही नहीं गुजरात के सुप्रसिद्ध डॉक्टर गिरीश शाह का सम्मान करें बुके से। आपको गवर्निंग बोर्ड जेएसएस यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट 50 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया को कंट्रोल करती है उसका भी मेंबर मनोनीत किया गया है। विशेष रूप से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। प्रदीप जी दलवारी। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। सामने से सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अग्रवाल समाज, डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे एंड श्रीकांत मुद्रा जी, उनका धन्यवाद करूंगा बिकॉज उनकी वजह से आज मुझे आपके सामने बोलने का अवसर मिला है। थैंक यू। तो आज मैं आपके सामने डायबिटीज के बारे में बोलना चाहता हूँ। डायबिटीज आजकल इतनी कॉमन समस्या हो गई है कि घर में किसी ना किसी को या अपने नियर या डियर किसी को तो डायबिटीज की समस्या होती है। ये डायबिटीज जब किसी को होता है ना तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जो इंसान को डायबिटीज हुआ है वो भी बहुत परेशान होता है, जो उसके रिलेटिव्स है वो भी बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे डायबिटीज हो गया है तो क्या मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल जी सकता हूँ? ये सबसे बड़ा सवाल उनके मन में पैदा होता है। वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो आज मैं वही टॉपिक पे बोलने वाला हूं कि डायबिटीज के साथ क्या हम सुखी या चैन की जिंदगी जी सकते हैं? जवाब उसका है यस। डायबिटीज हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी छोड़ देना है, ये करना है, वो करना है। इंसान डायबिटीज के साथ भी अपनी जिंदगी नॉर्मल जी सकता है। उसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। डायबिटीज में कुछ कॉमन मिथ्स होते हैं, कुछ गैर मान्यताएं होती है, उसका आज मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। और डायबिटीज के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जैसे आप भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी सके। मैं अपना डिस्कशन चालू करूं उससे पहले मैं बताऊंगा कि डायबिटीज है क्या, डायबिटीज पता कैसे चलती है, उसके लक्षण क्या है, उसका निदान क्या होता है, डायबिटीज को कंट्रोल कितना रखना है, डायबिटीज से कौन सी समस्या होती है और उस समस्या का समाधान क्या है, उस समस्या को हम कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं होती है, सो वो कुछ कॉमन टॉपिक्स है, उसके ऊपर मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा डायबिटीज होता क्या है। तो हम सबको पता है कि डायबिटीज का वर्णन ये आजकल की बीमारी नहीं है, संस्कृत में भी इसका वर्णन है। संस्कृत में इसको बोलते हैं मधुमेह। मधु यानी मीठा, मेह यानी पेशाब। जब किसी को मीठा पेशाब होता है तो उसको बोलते हैं कि इसको मधुमेह हुआ है, डायबिटीज हुआ है। ये डायबिटीज होती कैसे है? एक्चुअली बॉडी में ना एक स्वादुपिंड के नाम की ग्रंथि होती है जिसको पैंक्रियास बोलते हैं, और पैंक्रियास में से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता है। ये जो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर की लेवल को बनाए रखता है। वो कभी 140 से ऊपर नहीं जाने देता है। अगर पैंक्रियास इंसुलिन बनाना छोड़ दे या पैंक्रियास कुछ इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो इंसुलिन अगर काम ना कर पाए तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और उसे डायबिटीज बोलते हैं। अगर आपको बताऊं मैं तो करीबन 7 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में डायबिटीज है। अगर हम सूरत की बात करें ना तो सूरत में ही 8 से 9 लाख लोगों को डायबिटीज है। सो कॉमन, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। हमारे घर में, आसपास में किसी को भी डायबिटीज हो सकता है। सो इट हैज बिकम वेरी कॉमन डिसीज। सो डायबिटीज किस तरीके के होते हैं? तो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या डायबिटीज कोई एक ही तरीके का होता है? नहीं, डायबिटीज की बहुत काफी तरीके के होते हैं
और उसका इलाज भी कुछ अलग तरीके से किया जाता है। कॉमनली जो हम जानते हैं वो है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। व्हाट इज टाइप 1? टाइप 1 डायबिटीज का मतलब क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज यानी ऐसा डायबिटीज जिसमें पेंक्रियास से इंसुलिन नहीं बन पाता। काफी तरह ये डायबिटीज बच्चों में होता है, यंग एज में होता है। 7-8 साल का बच्चा हो, उसके अंदर शुगर लेवल बढ़ जाती है। उसका रीजन ये होता है कि पेंक्रियास से इंसुलिन नाम का केमिकल हार्मोन नहीं बनता। जब ऐसा होता है तो उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। व्हाट इज टाइप 2? टाइप 2 का मतलब क्या होता है? भाई आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बन रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जो इंसुलिन है उसकी जो काम करने की कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब इंसुलिन काम नहीं कर पाता है तो क्या होता है? शुगर बढ़ जाती है। सो टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बनता है, कम बनता है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा भी बहुत तरीके की डायबिटीज होती है। तो ऐसे ही मैंने बताया कि डायबिटीज 2 तरीके होती है, लेकिन डायबिटीज टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इसके लक्षण कॉमन रहते हैं। सो डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? तो डायबिटीज के लक्षण होते हैं कि बहुत ज्यादा भूख लगना। आप देखो तो कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा यूरिन होता है, हमें बहुत ज्यादा थकावट लगती है, पाँव के अंदर झुंझुनाहट हो जाती है, कभी कभी जो जख्म हुआ है वो ठीक नहीं होता है, और डायबिटीज की वजह से कभी कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाती है। सो डायबिटीज के लक्षण है, लेकिन क्या ये लक्षण हर एक में दिखते हैं? साइंस बोलता है कि 90% लोग जिनको डायबिटीज है ये सारे लक्षण ना भी हो, पॉसिबल। सो अगर लक्षण नहीं है तो कभी कभी हम टेस्ट नहीं कराते, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली में डायबिटीज है, आपको वजन ज्यादा है, उस सिचुएशन में आपका रेगुलर टेस्ट करके देख लेना चाहिए। बिकॉज जब ये लक्षण आते हैं ना, तब तो शुगर आपकी 300, 400, 500 तक हो जाती है। हमें डायबिटीज का निदान जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी चालू होगा उतना ही उसके कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाएगा। तो ये डायबिटीज के कॉमन लक्षण है, लेकिन वो 10% लोगों में दिखे जाते हैं जब शुगर की लेवल बहुत बढ़ जाती है। सो डायबिटीज जब आपको लगे कि आपके डॉक्टर से सलाह लेके, अगर आपका मोटापा है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत सिडेंटरी है, यानी आप काम कम करते हैं, बैठा जीवन जीते हैं, और आपके फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज का समय पर जांच करना बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज का निदान कैसे होता है? यूजुअली डायबिटीज का निदान कुछ टेस्ट के माध्यम से होता है, जिसमें हम चेक करवाते हैं पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर। तो डायबिटीज का निदान कैसे होता है? हम पेशेंट का फास्टिंग यानी भूखे पेट का शुगर चेक करवाते हैं, हम खाने के बाद का शुगर चेक करवाते हैं। इंसान का भूखे पेट का खाने का शुगर 100 से नीचे है तो वो नॉर्मल है। अगर खाने के बाद की शुगर 140 से नीचे है तो वो नॉर्मल है। अगर आपका भूखे पेट का शुगर 100 और 125 के बीच में है, और खाने के बाद की शुगर 140 और 199 के बीच में है, इस स्टेज को बोलते हैं प्री डायबिटीज। यानी डायबिटीज से वो पहले वाला स्टेज, पहले नॉर्मल होता है, बाद में इंसान प्री डायबिटिक स्टेज में जाता है। अगर लापरवाही रखता है तो उनको डायबिटीज हो जाती है। जब हमारा भूखे पेट का शुगर 126 से ज्यादा हो, हमारा खाने के बाद का शुगर 200 से ज्यादा हो, और हमारी 3 महीने की एवरेज शुगर जिसको हम HbA1c बोलते हैं, अगर HbA1c की वैल्यू 6.5 से ज्यादा हो तो इंसान को डायबिटीज है वैसा माना जाता है। HbA1c क्या है? HbA1c 3 महीने की एवरेज शुगर। हर एक डायबिटीज वाले इंसान को HbA1c को टेस्ट 3 या 4 महीनों में एक बार कराना चाहिए। तो ये फास्टिंग यानी भूखे पेट की शुगर, खाने के बाद की शुगर और 3 महीने की एवरेज शुगर के हिसाब से हम निदान करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है कि। तो कोई मुझे बताएगा डायबिटीज कब मानी जाती है? जब आपकी भूखे पेट की शुगर 126 से ज्यादा, खाने के बाद की शुगर 200 से ज्यादा हो, और आपकी HbA1c यानी 3 महीने की जो एवरेज है वो 6.5% से ज्यादा हो। सो किसी को भी अगर ये रेंज से ज्यादा शुगर है या HbA1c है तो उसे डायबिटीज माना जाता है। डायबिटीज कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? ये बहुत ही जरूरी है। अगर डायबिटीज को आपने कंट्रोल नहीं किया तो बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सिस्टम अफेक्ट होता है। उसकी वजह से कभी कभी स्ट्रोक आता है यानी पैरालिसिस होता है, वो आपकी आईज को डैमेज कर सकता है, वो हार्ट को डैमेज करता है, वो किडनी को डैमेज करता है, बराबर। और जितना शुगर ज्यादा होगा उतनी डैमेज ज्यादा होगी। बहुत सारी स्टडी बताती है कि जो हम HbA1c देखते हैं ना, अगर आपका HbA1c 1% ज्यादा हो तो आने वाले साल में
5 साल में आपको कॉम्प्लिकेशन का रिस्क 25% ज्यादा होता है। यानी अगर किसी का HbA1c 11 आ गया, हमारा टारगेट कुछ 7 है, यानी उसका HbA1c 4% ज्यादा है। उसका मतलब आने वाले कुछ साल में उसको कुछ समस्या होने का चांस कितना है? 100%। अगर वो ध्यान नहीं रखेगा, अगर वो लापरवाही रखेगा तो उसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो डायबिटीज को नियंत्रण में रखना या कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता कंट्रोल क्या होता है। कभी कभी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या आपकी डायबिटीज पहले कंट्रोल थी? मेरे पास शुगर का 400 का रिपोर्ट लेके आते हैं, मैं पहले पूछता हूँ कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल थी? हाँ सर, 1 महीने पहले तो मेरी डायबिटीज 200-250 थी और 200-250 काफी सालों से चली आ रही है। लोगों के माइंड में ऐसा कंसेप्ट है यार 200 या 250 नॉर्मल है, 200-250 नॉर्मल नहीं है, 300 को ज्यादा नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं होता। डायबिटीज आपकी कंट्रोल में है, वो कैसे पता चलता है? अगर आपकी भूखे पेट की शुगर आप 130 से कम रखते हैं, खाने के बाद वाली शुगर अगर 180 से कम रखते हैं और 3 महीने का एवरेज जिसको हम HbA1c बोलते हैं, अगर वो HbA1c को आप 7% से कम रखते हो तो इस कंडीशंस में आप बोल सकते हो कि हाँ मेरी डायबिटीज कंट्रोल है। इसके अलावा अगर जब आप शुगर डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हो, उसके साथ अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कंट्रोल में रखते हैं, तो जो डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उसका रिस्क कम हो जाता है। इसको कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें डायबिटीज से होने वाली समस्याएं नहीं चाहिए, कोई भी हिसाब से हमें डायबिटीज से होने वाली समस्याएं नहीं चाहिए। तो डायबिटीज से होने वाली समस्याएं क्या क्या है मैंने आपको बताया था। हमारे बॉडी का ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी पार्ट या कोई भी सिस्टम डायबिटीज की वजह से अफेक्ट हो सकता है। वन ऑफ देम इज किडनी। आपने सुना होगा ना, डायबिटीज वाले पेशेंट को किडनी की समस्या होती है, कभी कभी डायलिसिस करना पड़ता है। अगर वो लापरवाही रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे डायबिटीज हमारी सिस्टम को डैमेज करता जाता है और कभी कभी वो किडनी को भी फेल कर देता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज नेफ्रोपैथी, उनकी किडनी पे असर कर गया है। कभी कभी पेशेंट को बोलता हूँ कि आप क्यों ध्यान नहीं रखते? सर मेरे को तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरे को दवा लेने की क्या जरूरत है? मैं उनको बोलता हूँ कि डायबिटीज के लक्षण जरूरी नहीं है कि आपको आए, ये डायबिटीज स्लो पॉइजन है, ये साइलेंट किलर है, हमारे बॉडी को धीरे 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 करके खत्म करता है। इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भले आपको कुछ भी सिम्टम ना हो, बट इसको कंट्रोल रखना जरूरी है। कई लोग दवा लेते हैं, लेकिन अगर दवा लेने के बाद भी अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो दवा चेंज करके लाना चाहिए, क्योंकि दवा ले रहे हो और कंट्रोल में नहीं है तो भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फिर भी आपको कॉम्प्लिकेशन और डायबिटीज की समस्या हो सकती है। और वन ऑफ देम इज डायबिटीज नेफ्रोपैथी, जिसमें हमारी किडनी खराब हो जाती है और डायबिटीज वाले पेशेंट को किडनी खराब होने की वजह से डायलिसिस करना पड़ता है। कभी कभी इसकी वजह से हमारी रेटिना और रेटिना भी खराब होती है। रेटिना क्या होती है? रेटिना हमारे लेंस के पीछे होती है और डायबिटीज का असर रेटिना पे होता है। जब तक रेटिना 80% तक डैमेज नहीं हो जाता, इसके कोई लक्षण नहीं होते। इसलिए हम डायबिटीज वाले पेशेंट को बोलते हैं तो आप अपना रेटिना साल में एक बार चेक कराया करो। जब भी मैं पेशेंट को ऐसा बोलता हूँ ना कि सर आपका रेटिना चेक करना है, तो कॉमन आंसर क्या आता है पता है? सर मुझे तो सब अच्छा दिख रहा है, फिर भी आप मेरा रेटिना क्यों चेक कर रहे हो? क्यों चेक करवा रहे हो आप मेरा रेटिना? मुझे तो देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फिर भी आप मुझे रेटिना एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे हो। भाई मैं आपको रेटिना एग्जामिनेशन के लिए इसलिए भेज रहा हूँ कि अगर मैंने आपका रेटिना का प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में पकड़ लिया और मैंने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, तो आपकी रेटिना 80% डैमेज होने से बच जाएगी। एक बार रेटिना 80 और 90% से ज्यादा डैमेज हो जाती है, बाद में हमें दिखता नहीं है, ब्लाइंडनेस हो जाती है और उस स्टेज पे डॉक्टर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो लेजर लगाता है, कुछ सर्जरी करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपका नॉर्मल विजन रिस्टोर नहीं कर पाता है। सो डायबिटीज में लापरवाही नहीं रखनी है, आपको अच्छी तरह से कंट्रोल रखना है, आपकी सिस्टम का रेगुलरली चेकअप कराना। एक होता है किडनी का चेकअप, दूसरा होता है रेटिना का चेकअप। रेटिना का चेकअप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं और साल में एक बार, भले उसको आई का सिम्टम्स हो या ना हो, देखने में कोई दिक्कत हो या ना हो, कंपल्सरी उनका रेटिना चेक होना चाहिए। बिकॉज अर्ली स्टेज में आप किसी चीज को ढूंढ लोगे, पकड़ लोगे, तो उसका सही से इलाज कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज की वजह से कभी कभी पांव की नसों में तकलीफ हो जाती है। कभी कभी पेशेंट बताते हैं हमें पांव में झुंझुनाहट हो रही है, पांव में जलन हो रही है। बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो डायबिटीज होता है वो डायबिटीज की वजह से ये जो पीली पीली आपको नसें दिख रही है ना, ये सारी नसें डैमेज हो जाती है
वो एबनॉर्मल सिग्नल्स लेके जाती है। भले ही पाँव के अंदर जलन ना हो रही हो, हमें जलन जैसा महसूस होता है, हमें पाँव के अंदर झुंझुनाहट होती है, और ये लक्षण है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो डायबिटीज की वजह से डैमेज हो रही है। इसके अलावा डायबिटीज वाले इंसान को नॉर्मल इंसान से हार्ट अटैक होने का चांस 2 गुना ज्यादा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि डायबिटीज वाला पेशेंट आता है हमारे पास, हम डायबिटीज की दवा लिखते हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखते हैं। जैसे ही हम कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखते हैं ना, वो पूछते हैं सर मुझे तो कोलेस्ट्रॉल है नहीं, आप मुझे क्यों कोलेस्ट्रॉल की दवा लिख रहे हो? मुझे तो हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, आप एस्पिरिन यानी खून को पतला करने वाली गोली क्यों लिख रहे हो? हम आपको ये गोली इसलिए लिख रहे हैं कि डायबिटीज वाले इंसान को हार्ट अटैक होने की चांसेस नॉर्मल इंसान से 2 गुना ज्यादा है, हमें वो चांस को कम करना है। सो भले ही हम आपका डायबिटीज कंट्रोल में रखें, अगर ये दवा नहीं देंगे तो शायद फ्यूचर में आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाएगा। सो कम करने के लिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ हम कुछ और दवाई भी देते हैं जो जरूरी है। सो ये समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं पेशेंट की रिपोर्ट देखता हूँ, फास्टिंग 100 आ गया, खाने के बाद का 140 आ गया, और कोलेस्ट्रॉल देखता हूँ तो 140 आ गया। मैंने कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखी होती है और मैं पूछता हूँ कि आपने कोलेस्ट्रॉल की दवा क्यों नहीं? सर मेरा डायबिटीज तो कंट्रोल में है ना, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मुझे कहाँ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया? भैया भले ही आपका डायबिटीज कंट्रोल में हो, हमें कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखना उतना ही जरूरी है, और आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क नॉर्मल इंसान से ज्यादा है। इसलिए ही भले ही आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल क्यों ना आए, हम कोलेस्ट्रॉल का गोली चालू करते हैं जिससे आपको हार्ट की समस्या ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज की वजह से कभी कभी गैंग्रीन हो जाता है, वो पाँव की जो नसें होती है ना, वो नसें ब्लॉक हो जाती है। जब नसें ब्लॉक हो जाएगी, खून पहुंच नहीं पाएगा तो आपको गैंग्रीन हो जाएगा। तो डायबिटीज की वजह से पाँव में भी नुकसान होती है। तो डायबिटीज हमारी कोई सिस्टम को नहीं छोड़ता है, पैर से लेके सर तक हर एक सिस्टम को डैमेज करता है। अगर ये डैमेज को रोकना है तो हमें हमारा डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए। और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने का मतलब क्या होता है? भाई आपकी भूखे पेट की शुगर 130 से कम होनी चाहिए, खाने के बाद की शुगर 180 से कम होनी चाहिए, हमारी 3 महीने की एवरेज 7% से कम होनी चाहिए, और हमारा ब्लड प्रेशर 140-90 से कम होना चाहिए, और साथ में हमारी कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसमें हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो 70% से नीचे होना चाहिए। जब ये पैरामीटर आप मैच करते हो तब बोल पाते हो कि हाँ डायबिटीज कंट्रोल में। जब डायबिटीज किसी को होता है ना, ये सारी चीजें समझते नहीं है लोग, 10 साल ऐसे ही निकाल देते हैं। साइंस ऐसा बताता है कि अगर किसी को डायबिटीज हुआ है और शुरुआत के 10-15 साल में वो अपना ध्यान बहुत अच्छा रखता है, यानी सारे टारगेट्स को मैच करके रखता है, तो बाद में 15 साल के बाद अगर उसकी डायबिटीज थोड़ी प्लस या माइनस हो जाए ना, तो सिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन जो इंसान शुरुआत के 10-15 साल बिगाड़ देता है, और हम देखते और हम पूछते पेशेंट को कि आपने पहले क्यों दवाई नहीं की? सर पहले कुछ होता ही नहीं था। उसमें जो हमारे कीमती 10-15 साल होते हैं उसको बिगाड़ देते हैं। पहले 10-15 साल बिगाड़ दिया, बाद में मैं आपका कितना टाइट कंट्रोल भी क्यों ना कर लूं, भले ही मैं आपका फास्टिंग 100 से नीचे लेके आ जाऊं, आपका खाने के बाद का 140 से नीचे लेके आ जाऊं, HbA1c 6.5% से भी नीचे लेके आ जाऊं, लेकिन आपने पहले के जो 10 साल 15 साल कीमती थे वो बिगाड़ दिए हैं। अभी मैं कितना भी कंट्रोल कर लूं, मैं वो रिस्क को कम कर सकता हूं, जीरो नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि 10 साल आपने बिगाड़ दिए। और लोगों के मन में यही प्रॉब्लम है, वो डायबिटीज को इनिशियली सीरियसली लेते ही नहीं है। क्यों? भाई हमें तो कुछ होता नहीं था, और जब कुछ हो जाता है, किडनी का डैमेज एक बार हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, वो कीमती 10-15 साल आपने निकाल दिए हैं, उसके बाद हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। भले ही हम कितना कंट्रोल लाके दे, वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होता ही होता है। So it is very important, आपको कभी भी डायबिटीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, और आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपके डायबिटीज को लाइटली लेते हैं तो उनको बोलिए भाई आपका शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, वो चेक कीजिए। ये थोड़ी लापरवाही अवॉइड करने से भी आप अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हो। तो डायबिटीज का इंसान भी अच्छी जिंदगी जी सकता है अगर वो शुरुआत के स्टेज में बहुत ही अच्छा ध्यान रखे, अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखे, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई मुझे बताए कि डायबिटीज में ये कंट्रोल लाने के लिए, टारगेट में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बिना मैं नीचे लाख रुपए की भी दवा लिखूंगा ना, वो थोड़े महीनों में फेल हो जाएगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। ये जो भी हमारे क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें लाइफस्टाइल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का। डाइट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं डायबिटीज वाले पेशेंट को बोलता हूँ ना कि आप खाने में ध्यान रखते हैं, तो क्या बोलते हैं, हाँ सर मैं वो मीठा चीज नहीं खाता, मैंने चावल खाना छोड़ दिया है, मैं रोटी कम खाता हूँ, मैंने गुलाब जामुन छोड़ दिया है, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मीठा खाना छोड़ दिया है, फिर भी मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा। डायबिटीज डाइट का मतलब ये नहीं होता है ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, नहीं। डायबिटीज डाइट के दो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, लोग वो दो बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करते। हमारा सिस्टम वो दो बेसिक रूल फॉलो करे ना तो बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटीज को इजीली कंट्रोल लाता है। आज मैं आपको वो दो रूल्स बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है डायबिटीज के अंदर, वो खाना ये खाना छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डायबिटीज के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में 6 बार खाइए। कितनी बार? अगर 8 बार हो गया ना तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दिन में कितनी बार खाना चाहिए? 6 बार। और 2 खाने के बीच में कभी भी 4 घंटे से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ ना तो लोग क्या बोलते हैं मुझे, सर मैं तो 10 बजे ऑफिस से निकल जाता हूँ, ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ भाई ये डायबिटीज का मेन ट्रीटमेंट है, जब इसको नहीं करोगे और मैं कोई भी दवा दे दूंगा वो कितना टाइम काम करेगी। जब ये फॉलो नहीं करते ना तो क्या होता है पता है, आज 1 गोली, कल 2 गोली, बाद में 4 और बाद में इंसुलिन लगाना पड़ता है। और कभी कभी तो इंसुलिन लगाने से भी कंट्रोल में नहीं आती। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन लोग होते हैं ना यही करते हैं, वो फॉलो नहीं करते डाइट। सुबह में 10 बजे खाना खाया, रात को 10 बजे खाना खाया, नॉर्मल इंसान में कभी कभार चल जाता है, आई एम नॉट सेइंग नो, बट इन अ डायबिटिक पेशेंट इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके दिन में कितनी बार खाना चाहिए? 6 बार। और 2 खाने के बीच में कभी गैप नहीं रखना चाहिए। कितने घंटे का? अगर कोई मुझे पूछे कि भाई डायबिटीज वाले पेशेंट का खाने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो मैं बताऊंगा उनको। अगर आपको डायबिटीज है तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करो, बहुत ही जरूरी है, और ब्रेकफास्ट को कभी स्किप मत करो। तो 11 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, नॉट एडवाइजेबल। ओके, डायबिटीज वाले दर्दी को अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई जल्दी मॉर्निंग में 7 से 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 10 बजे एक फल खा लीजिए, 1 बजे लंच करो, 4 बजे कुछ हल्का सा नाश्ता करो, 7-8 बजे डिनर करो, और रात को 10 बजे दूध पी के सो जाओ। हो गया ना 6 बार? जब आप ये 6 बार का पैटर्न फॉलो करते हैं ना, मैंने बहुत से लोगों में देखा है कि जो दवाइयां होती है ना धीरे धीरे कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ऐसा समझते हैं कि हम दवा ले रहे हैं इसलिए हमारा डायबिटीज कंट्रोल में होना चाहिए, वो दवा को ज्यादा महत्व देते हैं। डायबिटीज में लाइफस्टाइल को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। आप लाइफस्टाइल कैसे भी जियो, और आप हमें बोलो कि भाई आप नया नया दवा लिखो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर मैं लाख रुपए का भी दवा लिखूंगा और आप लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करोगे, ये वेस्ट है। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली साइंस में एक स्टडी हुआ था, उन्होंने देखा कि जो लोग रेगुलर ब्रेकफास्ट लेते हैं और जो लोग रेगुलर ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, उनकी शुगर के लेवल में क्या फर्क आता है। साइंस में प्रूव हो चुका है कि जो लोग अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं लेते या ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते ना, जो कॉमन पैटर्न होती है आजकल लोगों में, उसकी वजह से उनका जो खाने के बाद का शुगर होता है ना वो कंट्रोल में नहीं आता है। ओके, सो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। डायबिटीज के ये रूल है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन में 6 बार खाना है। आपकी सिस्टम को इतना ज्यादा लोड मत दो कि वो टॉलरेट ना कर पाए, उसकी जगह पे उतना लोड दीजिए कि वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाए। ओके, तो शुगर की मात्रा हमेशा कंट्रोल में रहेगी। तो 6 बार खाओ, 4 घंटे से ज्यादा गैप मत रखो। उसके अलावा क्या ध्यान रखना चाहिए भाई, आप फ्रूट दिन में खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, फ्रूट का जूसेस मत लीजिए। अल्टीमेटली वो बहुत ही शुगर कंसंट्रेटेड होता है और शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो कठोर पल्सेस वो हमें ज्यादा लेना चाहिए। ये बेसिक रूल्स है, इसको फॉलो करना चाहिए। लोगों के मन में ऐसा रहता है कि मैं राइस खा रहा हूं मेरा डायबिटीज बढ़ जाता है, मुझे राइस छोड़ देना चाहिए। इज इट नेसेसरी?
साउथ इंडियन वाले मर जाएंगे अगर राइस छोड़ दिया तो, बंगाली मर जाएंगे। डायबिटीज में उसकी मात्रा कम करनी है, उसका लोड कम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं खा सकता, मैं राइस खा सकता हूँ, लेकिन उसकी मात्रा कम करनी है। एक बाउल राइस ओके विद दाल। सिमिलरली कभी कभी क्या होता है, वो राइस खाना छोड़ देते, रोटी बढ़ा देते। अल्टीमेटली जो रोटी होती है ना, उसमें भी उतनी शुगर पाई जाती है जितनी चावल में होती है। मेन प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ में ज्यादा मत खाइए। आपको राइस भी खाना है, रोटी भी खाना है, तो क्या करेंगे, भाई मैं एक रोटी ले लूंगा, थोड़ा सा राइस ले लूंगा, उसके साथ दाल डाल के दे लूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा प्लेट राइस से भरा हुआ होगा। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप डायबिटीज के अंदर ये चीज नहीं खा सकते। हम हर चीज खा सकते हैं, लेकिन उसका पोर्शन, उसकी मात्रा हमें पता होनी चाहिए। वो मात्रा पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते, आप खा सकते हो, लेकिन उसकी मात्रा आपको पता होनी चाहिए कि भाई मुझे टेस्ट के लिए खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना है। कभी कभी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप है ना फ्रूट खाया कीजिए, फ्रूट अच्छा होता है, लेकिन 1 किलो खा लिया तो नॉट एडवाइजेबल। मैंने बताया ना, पोर्शन, उसकी मात्रा इंपॉर्टेंट है। सफरजन डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए, एप्पल डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए सेफ है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 किलो खा लेगा तो चल जाएगा, बराबर। चावल बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट करते हैं, उस चीज को थोड़ा कम करो। तो ये इंपॉर्टेंट है डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए। तो डायबिटीज में ध्यान रखने का मतलब ये होता है, ये क्लासिकल मेन्यू है। अर्ली मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद 10 बजे कुछ नाश्ता करो, लंच करो, आफ्टरनून में कुछ थोड़ा खाना खाइए, रात का डिनर होना चाहिए, और रात को 10 बजे दूध पी के सोना चाहिए। भूखे पेट कभी नहीं सोना चाहिए। हमारा साइंस भी बताता है रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। लोग क्या करते हैं पता है, 8 बजे खाना खाते हैं, दूसरे दिन 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। सोचो कितना घंटे का गैप हो गया, 14 घंटे का गैप बॉडी के लिए वो स्ट्रेस पैदा करता है। और आजकल होने वाली मेजोरिटी समस्या का, यानी मेजोरिटी प्रॉब्लम का रीजन यही है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो हमें लाइफस्टाइल को ठीक करना है। मैंने बताया ना, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, उसकी मात्रा आपको अपने डाइटिशियन से पूछनी है, आपके डॉक्टर से पूछनी है, भाई ये फ्रूट मैं कितना खा सकता हूँ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, बट लेट मी टेल यू, डायबिटीज के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लोग मेडिसिन पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मुझे ये मेडिसिन देना है, भले ही आप टाइम टू टाइम मेडिसिन दो, कितना भी मेडिसिन दो, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। तो एक्सरसाइज, इंसान को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। साइंस बताता है कि अगर किसी को डायबिटीज है और वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका शुगर अच्छा कंट्रोल में रहता है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि सर कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा? मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपका टारगेट अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है ना तो 30 मिनट का एक्सरसाइज करोगे ना तो अभी चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि 1 घंटा का एक्सरसाइज करो। अ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज लाइक फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, अगर 30 मिनट भी कर लिया तो डायबिटीज अच्छी कंट्रोल में रहती है। और साइंस ये बताता है भाई अगर हफ्ते में 1-2 दिन छोड़ दिया ना तो भी चल जाता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 5 दिन करो, लेकिन इतना करो जिससे क्या होगा, आपकी डायबिटीज अच्छी कंट्रोल में रहेगी। हाँ, आपका टारगेट वेट लॉस करना है या वजन कम करना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे अपनी डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल रखना है तो मिनिमम 30 मिनट चलना चाहिए, और कम से कम 5 दिन। अगर रोज चल पाओ तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप रोज नहीं कर पाते हो, 1-2 दिन छूट जाता है तो भी चल जाता है। सो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और उसकी जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो बताती है कि हफ्ते में अगर 5 दिन चलो और 30 मिनट भी चलो ना तो बॉडी के अंदर का इंसुलिन का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। कम दवाई में हमारा शुगर कंट्रोल में रहता है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो मैंने बताया आपको, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी करना चाहिए जिससे हमारे मसल को बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना हो जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, डायबिटीज या कोई भी इंसान, मैंने देखा है पाँव का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। हमारे चेहरे का हम कितना ध्यान रखते हैं, रोज क्रीम लगाते हैं, वो फेशियल कराने जाएंगे, वो ब्लीच कराने जाएंगे,
डायबिटीज में फेस के अलावा हमारे पाँव का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी होता है। और डायबिटीज की वजह से पाँव की नसें ना सिकुड़ जाती है, मर जाती है और पाँव में कुछ सेंसेशन नहीं रहता है। कभी कभी पाँव की एड़ी फट जाती है और बहुत तरीके की पाँव की कॉम्प्लिकेशन होती है। और बाद में एक बार कॉम्प्लिकेशन हो जाए ना, वो सर्जरी करानी पड़ती है, एम्पुटेशन कराना पड़ता है, यानी पाँव को काटना पड़ता है। ये सारी चीजों को हम रोक सकते हैं। जितना ही ध्यान हम अपना चेहरे का रखते हैं ना, अगर उतना ध्यान अगर हमारा पाँव का रखते हैं ना, तो पाँव से होने वाली हर एक समस्याओं को हम रोक सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, लोग डायबिटीज में बहुत केयरफुल होते हैं, वो फास्टिंग को कंट्रोल रखते हैं, बीपी को कंट्रोल रखते हैं, लेकिन जब भी मैं उनके पाँव देखता हूँ ना, पाँव का बिल्कुल ध्यान नहीं। और उसी की वजह से धीरे धीरे पाँव की समस्याएं बढ़ती जाती है। तो कोई मुझे पूछता है कि डायबिटीज के अंदर पाँव की कौन कौन सी समस्याएं होती है, तो ये सारी समस्याएं होती है। और एक बार ऐसा हो जाता है ना, बाद में हमें एम्पुटेशन यानी पाँव को काटने के लिए भेजना पड़ता है। और ये सारी जो प्रॉब्लम मैंने दिखाई ना, वो सारी प्रॉब्लम को आप रोक सकते हो, इजीली रोक सकते हो। तो कैसे रोक सकते हैं, पहले तो बताऊंगा। कभी कभी है ना, हमारे पाँव की जो चमड़ी होती है ना नीचे की, बहुत जाड़ी हो जाती है। हम जैसे चलते हैं ना, तो तुरंत ही वो दर्द करने लगती है, जिसको कैलस बोलते हैं। तो कैलस भी डायबिटीज की वजह से होता है। उसकी वजह से कभी कभी अल्सर हो जाता है, पाँव के अंदर छोटा सा छेद हो जाएगा और बहुत ही पेनफुल होता है। कभी कभी वो हमारे हड्डी को भी डैमेज कर देता है। डिफॉर्मिटी आपने देखा होगा, कभी कभी डायबिटीज वाले पेशेंट की जो उंगलियां होती है टेढ़ी हो जाती है। सो ये भी प्रॉब्लम होती है डायबिटीज की वजह से। सो हमें ये पाँव का क्या ध्यान रखना चाहिए, जिसको भी डायबिटीज है ना, उसको पाँव का कुछ चीज ऐसी है, अगर उतना ध्यान रखे ना, तो ये सारी चीजों को रोक पाते हैं। रोज सुबह में एक बार अपने पाँव को देख लेना चाहिए, वे मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना पाँव के अंदर। पाँव को 10 मिनट गुनगुने गर्म पानी में रखना चाहिए। गर्म पानी में रखने के बाद उसको पोंछ लेना चाहिए, और पोंछने के बाद कोई है ना मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा क्रीम हम उठ के नहाने के बाद फेस पे लगाते हैं ना, वही सेम मॉइस्चराइजर क्रीम आप उठ के नहाने के बाद, पाँव को पोंछने के बाद पाँव के ऊपर लगाइए, जिससे वो पाँव की चमड़ी की जो नमी है ना, वो बनी रहेगी। और उसकी वजह से डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है पाँव में होते हैं, वो नहीं होंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं देखा है, मैं अगर 1000 पेशेंट देखता हूँ ना, तो इसमें से सिर्फ 1 या 2 पेशेंट ही पाँव का ध्यान रखते हैं, और उनको ये बारे में पता ही नहीं होता है। इसलिए मैं ये चीज पे ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करोगे तो पाँव में होने वाली समस्या को आराम से रोक पाओगे। हमारे जो शू होते हैं ना, वो कभी कभी हम इटालियन स्टाइल के करते हैं, वो चोंच वाले, वो फैंसी लगते हैं ना, इसलिए। बट डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए अगर पाँव की अगर नसें डैमेज है ना, वो एडवाइजेबल नहीं है। आपका जो टो बॉक्स होता है ना, यानी जहाँ पे वो हमारी उंगलियां रहती है, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। तो कई पेशेंट पूछते हैं कि सर मुझे जूता सुबह में खरीदना चाहिए या शाम में खरीदना चाहिए, तो आपका क्या जवाब रहेगा? शाम को खरीदना चाहिए, क्योंकि शाम को है ना पाँव के ऊपर थोड़ी सूजन आ जाती है। अगर आपने मॉर्निंग में जो जूता खरीदा है ना, वो शाम को आपको अच्छी तरह से फिट नहीं होगा, और उसकी वजह से पाँव में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। अगर किसी को डायबिटीज है ना, तो उसको शाम को जूते खरीदने चाहिए, जिससे वो प्रॉपर साइज के, प्रॉपर फिटिंग के जूते ले सके। और जब भी आप जूते खरीदो ना, तो उसका जो आगे का हिस्सा है, जहाँ पे हमारे उंगलियां रहती है, वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। जब भी हम चंपल खरीदने जाते हैं ना, तो चंपल में वो जो बीच में वाली अंगूठा आता है ना, वो नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है कि डायबिटीज के अंदर नसें कमजोर होती है, जब वो अंगूठा वाला चप्पल होता है ना, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो धीरे 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 हमारी उंगलियां टेढ़ी होती जाती है। हमें ऐसे जूते लेने चाहिए जो हमको पकड़ के रखे, हमें उसको पकड़ना नहीं है, वो हमें पकड़ के रखे। जैसे हमने सैंडल लिए वेल्क्रो वाले, वो हमें पकड़ के रख रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी उंगलियां, जैसे मैंने बताई थी कि टेढ़ी हो जाती है, वो टेढ़ी नहीं हो जाएगी। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी जो बातें हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी तो क्या होता है पता है, हम डायबिटीज के लिए स्पेशल फुटवेयर बनवाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने मार्केट से जो खरीद के लाया वो पेशेंट के लिए ठीक होगा। हमारे पास स्पेशल मशीन होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फुट प्लेट। वो पेशेंट को इलेक्ट्रॉनिक फुट प्लेट पे चल के जाता है, और उसके हिसाब से उसका प्रेशर पॉइंट जनरेट होता है। कई हिस्सों में ज्यादा प्रेशर होता है, कई हिस्सों में कम प्रेशर होता है, और वो प्रेशर सिस्टम के हिसाब से हम उनके इंसोल डिजाइन करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना,
ये ना प्रेशर सिस्टम के हिसाब से उनके इंसोल डिजाइन किए जाते हैं। अगर वो इंसोल वाले चप्पल या शू आप पहनो तो आपको बहुत फायदा होता है। वो जो पाँव में दर्द होना, पाँव में तकलीफ होना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और पाँव की उंगलियां टेढ़ी हो जाना। हाँ, ऐसे फुटवेयर जो हम मार्केट में खरीदते हैं उससे थोड़ा कॉस्टली होता है, बिकॉज उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। उसको बोलते हैं कस्टमाइज फुटवेयर फॉर द पेशेंट। ओके, थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन आपको बहुत फायदा देते हैं। सो अगर डायबिटीज में पाँव का प्रॉब्लम है तो मैं ये सलाह देता हूँ कि आपको कस्टमाइज फुटवेयर पहनना चाहिए। इस तरीके के सैंडल पहनने चाहिए। चप्पल भी ले तो ये अंगूठे वाले चप्पल अवॉइड करने चाहिए। सो पाँव का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए मैंने आपको बताया। ओके, सो इफ यू आप अगर मुझे पूछेंगे संक्षिप्त में कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो मैं बताऊंगा कि भाई आपको अपने ग्लाइसेमिक टारगेट्स जो है वो पता होने चाहिए। ग्लाइसेमिक टारगेट यानी जो आपके शुगर के लेवल जो होने चाहिए नियंत्रण में, वो कभी कभी थोड़े डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कॉम्प्लिकेशन। आपको आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए भाई मेरे लिए नॉर्मल शुगर क्या है, भाई मेरे लिए मुझे ये सारे कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना है, उसके लिए मेरा टारगेट शुगर क्या है। अगर वो आप ब्लड शुगर को, HbA1c को, कोलेस्ट्रॉल को टारगेट में रखते हो तो डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हो और नॉर्मल इंसान की तरह ही जिंदगी जी सकते हैं। हमें इनिशियल जो फ्यू इयर्स है यानी 10 इयर्स 15 इयर्स वो बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड भी लापरवाही कर रहा हो ना तो आपको बोलना चाहिए भैया आपके मुझे रिपोर्ट दिखाइए, शो मी योर रिपोर्ट फास्टिंग बीपी HbA1c। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उसे इंसिस्ट करना चाहिए भाई तू इसको कंट्रोल में रख, आगे जाके तेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको बता रहा है। सो आपके डॉक्टर से जाके पूछो भाई मेरे लिए नॉर्मल क्या है, मुझे मेरा फास्टिंग बीपी HbA1c कोलेस्ट्रॉल कितना रखना है, एंड वो टारगेट में आपके शुगर को लाने के लिए कोशिश कीजिए। बराबर है। ऑलवेज बिफोर मेडिसिन यानी दवाई से पहले जो मैंने बेसिक रूल बताए ना डाइट और एक्सरसाइज के, वो बहुत ही जरूरी है। तो शुरुआत के दिनों से वो फॉलो करते जाओगे ना तो आपका पील बर्डन कभी नहीं बढ़ेगा। 2 की 3 की 4 मेडिसिन नहीं करनी पड़ेगी। और डाइट के मैंने बताया ना 2 ही बेसिक रूल्स होते हैं। आप अमेरिका में जाओ या जापान में जाओ, कोई भी जगह पे जाओ, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट का डाइट चार्ट देखोगे ना तो उनमें 6 बार लिखा ही होगा। सो जो बेसिक रूल्स है डाइट और एक्सरसाइज के एब्सोल्युटली फॉलो करने चाहिए। कोई मुझे बताएगा 2 बेसिक रूल्स? थोड़ा थोड़ा करके 6 बार खाना चाहिए और 2 खाने के बीच में 4 घंटे से ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी लोगों को डायबिटीज है या उनके रिलेटिव को डायबिटीज है तो ये 2 रूल का पक्का ध्यान रखेंगे। प्रॉमिस? कितना चलना चाहिए? 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट। तो ये जो 2 बेसिक रूल है ना, अगर डाइट और एक्सरसाइज के ये बेसिक रूल भी फॉलो करेंगे ना तो उनका देखना डायबिटीज बहुत जल्दी से कंट्रोल आने लगेगा। ओके, रेगुलर डायबिटीज से होने वाली समस्या का अगर हमें रोकना है उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। भले ही आपके आंख में कोई तकलीफ ना हो लेकिन साल में एक बार आइस टेस्ट करना चाहिए, साल में एक बार किडनी का टेस्ट कर लेना चाहिए, साल में एक बार आपके पाँव का एग्जामिनेशन डॉक्टर से कराना चाहिए। सो हमारे सिस्टम का हमें पूरा निरीक्षण रखना है, उसका सर्वेलेंस रखना है। जब आप उसका अच्छी तरह से सर्वेलेंस रखोगे, भले ही आपको कोई सिम्टम्स ना हो लेकिन साल टू साल अगर आप ये सिस्टम का देखरेख रखोगे, उसका जांच कराओगे और उसको कंट्रोल में रखोगे तो समस्याएं नहीं होगी। दूसरी बात, मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेडिसिन भी इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको रेगुलर लीजिए, भूल मत जाइए। क्योंकि है ना कभी कभी क्या होता है 2 दिन शुगर कंट्रोल में रहता है, 2 दिन कंट्रोल में नहीं रहता, वो सिस्टम को ज्यादा परेशान करता है। आज मेरा कंट्रोल में है, 2 दिन के बाद कंट्रोल में नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए हमें। टेक योर मेडिसिन, जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसको रेगुलरली लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फुट केयर, पाँव का ध्यान रखिए। जितना हम चेहरे का ध्यान रखते हैं, रोज शेविंग करते हैं, ब्रश लगाते हैं, रोज हमारा क्रीम लगाते हैं, उतना ही ध्यान डायबिटीज वाले पेशेंट को अपने पाँव का रखना है। अगर कुछ ये बेसिक रूल्स का आप फॉलो करोगे ना और लापरवाही नहीं रखोगे, नॉर्मल इंसान की तरह आप 80 साल तक भी जी पाओगे, इट इज गारंटी। बट वो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।
थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। कृपया निवेदन है डॉक्टर भारत जी शर्मा से, वो भी स्टेज पर आ जाएं। आपसे निवेदन है कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे, कॉमन क्वेश्चन पूछे। कॉमन क्वेश्चन के लिए इनवाइट करते हैं और आपके दोनों डॉक्टर मिलकर जवाब देंगे जो भी कॉमन क्वेरी है। कृपया, और बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से, बहुत हिंदी में आप दोनों ने प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर भारत जी शर्मा एंड प्रदीप जी ललवाड़ी। माइक, हाँ। इधर आ गया। Thank you for your presentation. Thank you for your presentation. I have one question. I have hypothyroidism. I take 50 micrograms, and for me, I found that it's better if I take the medicine at night. My dinner is usually around 6 p.m. and I take that medicine around 10 o'clock midnight. Is that okay? 3 ऑप्शंस होते हैं थायरॉक्सिन लेने के। द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप उसको सुबह भूखे पेट लें, नाश्ते से 1 घंटा पहले। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नाश्ते से आधा घंटा पहले लें, तो उसकी एफिकेसी थोड़ी कम होती है। और तीसरा ऑप्शन है जो आप फॉलो कर रहे हैं कि खाने के 4 घंटे बाद लें। इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेक इट इन द मॉर्निंग, सुबह अगर लेना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो एटलीस्ट आधा घंटा पहले लीजिए आप नाश्ते के। और अगर वो भी नहीं पॉसिबल है तो आप जिस तरह से कर रहे हैं दैट इज एक्सेप्टेबल। 4 आवर्स आफ्टर योर लास्ट मील, जो लास्ट मील है उससे कम से कम 4 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। एंड देन अगले आधे पौने घंटे तक फिर कुछ मत कीजिए आप। I have one more question. Yes. I have tried multiple thyroid medications and कोई medications में कोई side effect ऐसा होता है कि उनको नींद आता है। ओके, सो फॉर्मुलेशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बिकॉज समटाइम्स इम्प्योरिटीज थायराइड मेडिकेशंस में हो सकती हैं, बट जो स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं थायरॉक्सिन की 3 to 4 ब्रांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हैं, तो उनमें जनरली वो साइड इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी थायराइड के साथ कुछ और एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जैसे जिनको थायराइड की बीमारी है उनको पर्नीशियस अनीमिया नाम का एक कंडीशन होता है, विच इज एब्जॉर्प्शन जो विटामिन B12 का है वो ठीक से नहीं हो पाता है। जो आपकी इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग ठीक नहीं होने की वजह से थायराइड के साथ साथ B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो B12 की कमी से कभी कभी इस तरह के सिम्टम्स जैसे आपको हैं हो सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे को डायबिटीज से संबंधित सवाल करना है। जैसे अभी अल्सर आया पेट में, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप फ्रूट बंद कर दीजिए, जूसेज लीजिए और लो फाइबर फूड लीजिए। उसके बाद नापता हूँ तो लगभग 20-30 पॉइंट बढ़ गया पहले से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी जैसे पहले नापता था तो इसको 30-35 आता, अभी तो सब 60 के आसपास आने लगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डाइट में क्या करना चाहिए? देखो, मैं डायबिटीज वाले पेशेंट को ऐसा ही बोलता हूँ कि फ्रूट का जूसेस मत लीजिए। अल्टीमेटली क्या होता है, रेडीमेड फॉर्म ऑफ शुगर होता है। 4 फल का जो शुगर है वो एक जूस में आ जाता है और उसके बाद डेफिनेटली आपके शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं। उसकी जगह पे आप फ्रूट खाइए, फ्रूट से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर। आप एप्पल खाइए, पपीता खाइए, वो जो आप एडिक्वेट मात्रा में लेंगे तो उतना गैस्ट्राइटिस उससे नहीं होता। यू कैन फॉलो दैट। जूसेस अगर आपको लेना है, मैंने बताया ना, कोई चीज़ का नाम नहीं है, उसका पोर्शन आपको समझना है। पोर्शन इज इम्पोर्टेंट। अब थोड़ी मात्रा में लीजिए। अगर आप फल नहीं ले पा रहे हो और फ्रूट लेना है, जूसेस, तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए। आपने 50 ml लिया तो इट्स ओके, बराबर। शुगर का एक्सकर्सन जो है वो उतना नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। थैंक यू। डॉक्टर भरत साहब, ये जो आपने पर्नीशियस एनीमिया की बात कही, जिसके कारण B12 का मेटाबॉलिज्म वगैरह एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होता है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी है कि वो B12 वगैरह ही लेना पड़ता है? क्योंकि एनीमिक तो हो ही जाता है जो थायराइड पेशेंट है वो। और एक दूसरी बात कि जो हाइपोथायराइड वाला पेशेंट होता है उसको ऐसा कहा जाता है कैल्शियम प्लस विटामिन D का कॉम्बिनेशन का एक टैबलेट रेगुलरली लेते रहना चाहिए। इसमें आपका क्या है? तो जो आपका पहला सवाल है कि पर्नीशियस अनीमिया का क्या इलाज है, कोई परमानेंट इलाज है या नहीं, बेसिकली पर्नीशियस अनीमिया भी थायराइड की तरह ही है कि आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसमें आप ओरली कुछ भी लेंगे B12 एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। ऐसे भी ज्यादातर लोग यहाँ पे मेरे साथ वेजिटेरियन ही हैं, इसलिए वैसे भी हमारा B12 कम रहता है। तो
पर्निशियस एनीमिया में क्या प्रॉब्लम है, शायद बाकी लोगों में तो ओरल विटामिन B12 से फर्क पड़ेगा, पर पर्निशियस एनीमिया के पेशेंट्स को B12 इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं। आपको साल में एक बार अपना B12 चेकअप करवा लेना चाहिए। दूसरा सवाल आपका था कि कैल्शियम, हाँ, अभी कुछ समय पहले ही मैंने डॉक्टर्स के साथ इस तरह की एक मीटिंग की थी, जिसमें मुझे बोला गया था कि आप कैल्शियम और विटामिन डी, खासकर जो मासिक बंद हो जाता है उसके बाद औरतों के लिए वो कितना जरूरी है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने रिसर्च किया था डायबिटीज प्रेग्नेंट औरतों पे विटामिन डी की कितनी कमी है। 90% औरतों को विटामिन डी की कमी थी, और शायद अभी हम सबका चेकअप करेंगे तो हम में से भी 70 से 80% लोगों का विटामिन डी कम ही आएगा। तो विटामिन डी की कमी के लिए विटामिन डी का कोर्स करना जरूरी है। थायराइड के पेशेंट को जिंदगी भर कैल्शियम और विटामिन डी लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके कुछ और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो एसिडिटी वगैरह कैल्शियम से कॉमन रहता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, अभी ऐसा कुछ साइंस बताती है कि आपको जितनी मात्रा में कैल्शियम जरूरी है उससे अगर आप ज्यादा लेते हैं तो हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप डाइट में कैल्शियम लीजिए, दही, दूध, छाछ लीजिए, उससे नुकसान नहीं होता है, पर कैल्शियम की गोलियां जरूरत से ज्यादा लेने से अगर आपको जरूरत ना हो तो वो नुकसान कर सकते हैं। एनीमिक होने के कारण फटीग वगैरह खूब रहता है, बिल्कुल। लेवल कम रहता है, उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? अनीमिया को ट्रीट करना ही उसका सॉल्यूशन है। मतलब आप पहले, अगर आपका खून कम है B12 की वजह से, तो B12 लीजिए। आयरन की कमी है तो आयरन लीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरी डायबिटिक प्राय कंट्रोल ही रहती है। दो साल पहले मेरे को साइटिका पेन हो गई थी, तो वो मेरे एक्सरसाइज की वजह से ठीक हो गई। तो पैर की अंगुलियाँ, राइट पैर की अंगुली जो है वो जंजन करती है, उसके लिए डॉक्टर मुझे प्रिकॉबर दे रखी है। और भी कोई उसका ये है क्या? तो अंकल पूछ रहे हैं कि उनको डायबिटीज है, उनको साइटिका की तकलीफ है और पाँव में झुंझुनाहट हो रही है और उंगलियों में, और वो प्रीगाबलिन ले रहे हैं। तो इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। ओके, यानी पाँव की नसें कमजोर हो चुकी है, उसमें एब्नॉर्मल सेंसेशन जनरेट हो रहा है। उसके लिए काफ़ी सारी दवाई आती है। हम पहले प्रीगाबलिन से चालू करते हैं, बिकॉज ये अमेरिका द्वारा अप्रूव की गई दवा है। प्रीगाबलिन से जब रिस्पॉन्स नहीं आता है, हम 75 का 150 करते हैं, कभी कभी 300 तक भी जाते हैं। अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम बाकी सारी दवाई यूज करते हैं, जैसे दुलोक्सिटिन आती है, नॉरट्रिप्टिलिन आती है, एमिट्रिप्टिलिन आती है, उसके बाद भी कार्बामेज़ेपिन करके दवाई आती है। तो हम पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से ये दवाई चूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दवाई लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप पाँव का ध्यान भी रखो। पाँव को रोज 10 मिनट थोड़ा सा गर्म पानी उसके अंदर रखो, पाँव को पोंछ लीजिए, उसके बाद वैसलीन लगाइए, जाड़े कॉटन के सॉक्स पहनिए। कभी भी जब आप सॉक्स यानी जूते पहनते हैं ना, तो सॉक्स के बिना मत पहनिए। जब आप सॉक्स पहनते हो उसके बाद जूते पहनते हो तो जो फ्रिक्शन होता है ना, वो 35% रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो पाँव की जो बेसिक हमें देखरेख रखनी है वो भी उतनी ही जरूरी है। आपको क्या करना चाहिए? आपको न्यूरोपैथी है, ऐसा हो रहा है, आपको कस्टमाइज फुटवेयर पहनना चाहिए, उससे भी बहुत फायदा होता है। हाँ, मेडिसिन तो बढ़ाई जा सकती है और वी आर एक्सपर्ट इन इंक्रीजिंग मेडिसिन, ओके, बट बेसिक थिंग हमें फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, दोनों से ये कॉमन वर्ड है, कॉमन फैक्ट। हमारे 12 महीने में जो औरतें, बहनें, हमारे भाई व्रत रखते हैं, तो आप डॉक्टर साहब ने ये बोला कि हर 4 घंटे में फास्ट लेना चाहिए। तो ये जो कॉमन माना कहने का मतलब, एक बार तो मुझे भी मेरे घर से बोला कि आज आपको व्रत रखना है, तो आप ये बताओ क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो हमारे कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि जैसे हमें करना ही पड़ता है, बराबर। तो उस रिचुअल्स के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मैं मुस्लिम को ऐसा नहीं बोल सकता कि आप रोजा मत रखो, उनके रिचुअल्स में आता है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि आप एकादश मत करो, बराबर। इस सारी सिचुएशन में हमें कैसे टैकल करना है उसकी आर्ट हमें डॉक्टर से सीखनी चाहिए, बराबर। डायबिटीज में प्रोलॉन्ग फास्टिंग एंड फीस्टिंग, फास्टिंग यानी भूखा रहना और ज्यादा खाना अलाउड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम रिचुअल रीजन आपको फास्टिंग या भूखा रहना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके भूखे रहने का जब चालू होने वाला, उससे पहले आपका डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं वो जांच कर लीजिए। जिस दिन मैं फास्टिंग में रहने वाला हूँ उस दिन मुझे कौन सी मेडिसिन का डोज कितना कम करना है वो आपके डॉक्टर को पूछना चाहिए।
अगर आप सेम मेडिसिन लेके आपने फास्टिंग कर दिया तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर होने का चांस रहता है। अगर हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि ये मेडिसिन से ये शुगर कम होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, जिस दिन वो पेशेंट फास्ट रखने वाला होता है हम उनको बोलते हैं कि ये मेडिसिन का डोज 50% 75% कम कर दीजिए। हम ऐसी मेडिसिन प्रेफर करते हैं जिससे आपको लो शुगर होने का रिस्क ना हो और शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि हम भूखे रहेंगे तो शुगर कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप 4 घंटे से ज्यादा भूखे रहते हो ना तो शुगर बढ़ जाती है। सो फास्टिंग से शुगर कम भी होती है और कभी कभी शुगर बढ़ भी जाती है। तो हमें दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और फास्टिंग जब चालू होता है ना उससे पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपके शुगर कंट्रोल होने चाहिए और फास्टिंग के दिन क्या क्या ध्यान रखना है ना वो पेशेंट को हम बता रहे हैं। जैसे सिमिलरली मुस्लिम जो हमारे भाई है वो रोजा रखते हैं तो पानी भी नहीं पीते और उनको भी डायबिटीज होता है और हम उनका मेडिसिन ऐसा साइड करके देते हैं कि 1 महीने तक भी रोजा रखे ना मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आती है। सो यू हैव टू आस्क डॉक्टर कि मुझे कौन सा मेडिसिन चेंज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब ऐसी कुछ दवाइयां हैं डायबिटीज में, नई जो दवाइयां डायबिटीज की आई हैं जो सालों से हम यूज करते आ रहे हैं, उन दवाइयों में रिस्क थोड़ा शुगर घटने का ज्यादा रहता है। अब कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो लेटेस्ट, उनमें अगर आपने खाना कुछ एक आध बार स्किप भी हुआ है तो वो शुगर को घटने नहीं देती हैं। ये नई दवाइयों के फायदे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि रोजा में जो खाने का की पद्धति होती है वो तो बिल्कुल उलट, रात से खाना शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक खाते हैं। तो उसमें एडजस्टमेंट ही इसी तरह किया जाता है कि दवाई या इंजेक्शन जो भी देना है वो उस वक्त पे ही काम करे। और जब आप पूरे दिन भूखे रह रहे हैं तो इंसुलिन तो भी 2 तरह के आते हैं। एक इंसुलिन जो है वो धीमे धीमे काम करता है, 24 घंटे तक धीरे धीरे जो आपकी जरूरत है इंसुलिन की उसको पूरी करता है। और दूसरा वाला जो है वो आपको खाने के वक्त पे ही लेना पड़ता है। तो जो खाने के वक्त का इंसुलिन है वो उस वक्त पे जब आप फास्ट रख रहे हैं तब बंद करना पड़ता है, नहीं तो शुगर बहुत घट सकती है। पर ऑब्वियसली रिचुअल्स फॉलो करना जरूरी है। हमें जब भगवान की बात आती है या जब भी कोई ऐसी धार्मिक बात आती है तो हमें कई बार फास्ट करना पड़ता है। पर जिन पेशेंट्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज 20 साल से है, बीपी है, हार्ट की तकलीफ रह चुकी है, किडनी पे असर हो चुका है, उन लोगों में इन सब चीजों में छूट होनी चाहिए। उसमें ये हम धर्म पे ऑब्वियसली हम सबका उसमें आस्था है, पर जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं तब उन मामलों में छूट दे देनी चाहिए। Hello. First of all, thank you very much, Dr. Pradeep Dalwai, for giving us such a nice information about diabetes. मेरा सर क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला है कि दिन में 6 बार खाना खाना चाहिए, लेकिन रिसेंटली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित का, ही इज फ्रॉम औरंगाबाद। उनका ये कहना है कि दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाना चाहिए, 2 खाने के बीच में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। द रीजन इज दैट कि व्हेनेवर यू टेक मिल्स, यू ईट एनीथिंग, इंसुलिन सीक्रेट होता है बॉडी में, एंड जो एक्सेस इंसुलिन है इट इज हार्मफुल टू द बॉडी, इट कन्वर्ट्स इनटू फैट एंड बॉडी बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो ये उनकी थियरी है। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस बिकॉज वी आर कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उसके बाद मैंने एक और चीज अटेंड किया, उसमें ये कहा गया कि दिन में सिर्फ 1 ही बार खाना खाना चाहिए, 1 बार सलाह लेना चाहिए। अच्छा, सेकंडली आपने कहा जैसे मिल्क हो, डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित बोलते हैं मिल्क जहर है। मैंने इसके बाद एक और चीज अटेंड किया परम आलय जी का, उन्होंने कहा मिल्क जहर है। तो वी पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज। तो ये बहुत ही जरूरी है इसके ऊपर लाइट थ्रो करना। सबसे पहले सोचिए कि जिसने आपको एडवाइस दिया है वो क्वालिफाइड बंदा है, डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है क्या, उसका उतना एक्सपीरियंस है क्या वो जजमेंट देने का। बराबर। देखो लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि आप फास्टिंग करो डायबिटीज चली जाएगी, ये करो वो करो। ये जो मैंने बताया ना वो बेसिक रूल्स है। जब हम 4 घंटे से ज्यादा भूखा रहते हैं ना, ये इंसुलिन ही बॉडी के बहुत सारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स भी बढ़ा देता है। ये तो आपने वो डॉक्टर जगन्नाथ यानी किसी की बात कही ना, उसके ऊपर इतना ज्यादा एंडोक्राइनोलॉजी टीम ने रिव्यूज दिए है कि आपने जो ये बात बताई ना, ये लोगों के माइंड में गलत मैसेज देती है। हमारी पूरी टीम ने इसको बहुत यानी उसका फॉलोअप लिया। ये अच्छी बात नहीं है, डायबिटीज सही बात नहीं है। अगर इंसान को शुरुआत में डायबिटीज होता है ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, लेकिन जब एडवांस स्टेज हो डायबिटीज का, इंसुलिन जब चल रहा हो, तो ये बेसिक जो मैंने बताया ना वो रूल कंपलसरी है। ऑलवेज जब भी आपको कोई एडवाइस दे रहा है ना, वो देखो वो क्वालिफाइड बंदा है, उसके पास डीएम एंडोक्राइनोलॉजी का डिग्री है, whether he is capable to give any kind of advice and whether he has been trained
वो ना व्हाट्सएप में आता है कि स्टेटिन की दवा नहीं लेनी चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। आस्क योर डॉक्टर वेदर इट इज एडवाइजेबल टू मी और नॉट। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या सर डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है? तो मैं उनको बताता हूँ कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि डायबिटीज को दवाई के बिना भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो कौन से टाइप का डायबिटीज है, कौन से स्टेज में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, मैंने बताया कि कॉमनली जो लोगों को होता है बड़ी उम्र में होता है और शुरुआत के स्टेज में होता है। साइंस ने प्रूव किया है कि अगर वो अपना वजन 15% कम कर देते बाय वॉकिंग, जॉगिंग, डाइटिंग, सो 50% लोगों के अंदर 6 महीने से 1 साल के अंदर डायबिटीज की दवाई नहीं लेना पड़ता। इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल को फॉलो करना, इंपॉर्टेंट होता है आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना। किसी की बात उसने बताया, पहले उसको कंफर्म करो वेदर ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि नहीं। आजकल गूगल है, वो आर्टिकल आप सर्च कीजिए, अगर उसमें भी आपको डाउट है, बेस्ट उसके स्पेशलिस्ट के जाके मिल लीजिए, एंड दिस इज माय डाउट, क्लियर माय डाउट। ये बहुत ही जरूरी है। उसकी बात सुन के डायरेक्टली फॉलो करना मत करो, बराबर। यहाँ सो मेनी थियरीज, मैंने ये बताया, उसके अलावा भी बहुत सारी थियरीज है डायबिटीज के लिए। भाई ये अवॉइड करके हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो डिपेंड्स करता है कि आपका डायबिटीज कौन से स्टेज में है, अर्ली स्टेज है, एडवांस स्टेज है। मेरा एक पेशेंट, किसी डॉक्टर ने वीडियो बनाया था कि फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। वो व्हाट्सएप में बहुत चला था वो वीडियो। मेरा एक पेशेंट 4 बार इंसुलिन लेता था, उसने सारा खाना बंद कर दिया और आम खाने लगा। तीसरे दिन आईसीयू में 950 शुगर के साथ एडमिट था। कितना? 950 शुगर के साथ। अभी मैं वो डॉक्टर को क्लेम करने जाऊंगा क्या? वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करूंगा? वो पेशेंट बोल रहा था कि साहब मेरा शुगर कंट्रोल कर दीजिए, ऑलमोस्ट कोमेटो सिचुएशन में पहुंच गया था उसका बच्चा। सो रैंडमली किसी की बातें मत फॉलो कीजिए। ही इज नॉट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ही इज नॉट एन स्पेशलिस्ट टू गिव एडवाइस। वो कुछ भी सेमिनार होता है, कुछ भी एडवाइस देते हैं, लोग फॉलो करने चाहते हैं, लेकिन आप देखो कि वो पर्सन कितना क्वालिफाइड है। इवन ही इज क्वालिफाइड। आपके जो डॉक्टर है वो स्पेशलिस्ट है, उनसे मिलकर कंफर्म कीजिए। आपका शरीर है, कोई मशीन नहीं है कि आज मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, कल वो एक्सपेरिमेंट किया मैंने। नॉट एडवाइजेबल, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर मिल्क आपको बताइए कि मिल्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक चीज मैं भी शेयर करूंगा। हमारे भी पापा जी के एक मित्र हैं, उन्होंने ऐसे एक शिविर किया और उन्होंने ऐसी सब डाइट का फॉलो किया। वो डिप्रेशन में जाने लगे थे, बहुत मुश्किल से निकाला गया। तो मैं खुद भी इस चीज का सजेशन करूंगा कि कोई भी चीज का ऑथराइज करके करिए। हम घर में रात दिन देखते हैं इस चीज के लिए। देखिए, ऐसा है कि अभी इतनी सारी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी अवेलेबल हैं, एलोपैथी के अलावा और बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग क्लेम्स करते हैं। पर आपको साइंस के हिसाब से आप जो बता रहे हैं कि 2 बार खाने से इंसुलिन कम रिलीज होगा, 6 बार खाने से बार इंसुलिन रिलीज होगा, पर जब बार इंसुलिन रिलीज होगा तो वो थोड़ी मात्रा में रिलीज होगा, थोड़ा खाने पे। अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं 12 घंटे या 8 घंटे के अंतर पे, तो आपको तब उतनी भूख लग चुकी होगी कि आपको जो आपके सामने आता है आप सब कुछ खा लेंगे, और उससे आपका बॉडी में पहली बात तो जब डायबिटीज एक स्टेज के बाद पहुंच जाता है, फिर इंसुलिन बना ही नहीं पाती है बॉडी। तो आप उसको ऐसा स्ट्रेस देना चाहते हैं कि ऑलरेडी इंसुलिन नहीं बन रहा है और आप जितना खाना चाहिए उससे 4 गुना खा रहे हैं, तो बॉडी बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना पाएगी। आप थोड़ा खाएंगे तो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि पैंक्रियाज उसको कोप अप कर सके। दूसरी बात रही फ्रूट्स के बारे में, अभी मुंद्रा जी भी कह रहे थे कि फ्रूट्स के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोग कहते हैं कि आप सिर्फ फ्रूट वाली डाइट पे चले जाइए, आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। फ्रुक्टोज जो है वो नेचुरल शुगर है। फ्रुक्टोज वाले स्वीटनर्स भी अवेलेबल हुए थे कुछ समय पहले, उससे आपकी एक प्रकार की कोलेस्ट्रॉल जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं वो बढ़ जाती है। इसलिए हर चीज मॉडरेशन में ही अलाउड है। कुछ मात्रा में आप खाते हैं फ्रूट्स तो तकलीफ नहीं होती है। अगर आप सिर्फ फ्रूट वाली डाइट पे, ऐसी भी चीजें हैं जो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है, तो ऐसी भी डाइट्स हैं। कीटो डाइट, अभी जो लोग ज्यादा वेट कॉन्शियस हैं या जिम जाने वाले लोग हैं उनको इस तरह की एडवाइस
वो लोग डाइटिशियन भी जिम से ही लेते हैं सीधा, कि जिम वाला मुझे बता रहा है कि ये खाना है मुझे, इसलिए मैं उसके हिसाब से चलूंगा। तो जिम में कीटो डाइट दी जाती है। कीटो डाइट मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाने में बिल्कुल मिटा दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूं, चावल, फ्रूट, सब कुछ। डायबिटिक पेशेंट में भी 100% कैलोरी में से 50% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलनी चाहिए, नहीं तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। आपका जो ब्रेन है वो कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करता है एनर्जी के लिए, फैट और प्रोटीन से उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। इसलिए 50 लोगों की बात सुन के डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी के डॉक्टर्स सब कुछ जानते हैं, पर कुछ कैटेगरी के डॉक्टर्स कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अब आप मुझसे हार्ट के बारे में ज्यादा पूछेंगे तो मैं शायद उतना नहीं बता पाऊं। उसी तरह से अगर आप अपने हार्ट के डॉक्टर से डायबिटीज के बारे में पूछने जाएंगे तो उनको कुछ चीजें पता होंगी, कुछ चीजें नहीं पता होंगी। सर मेरा सुझाव है कि जो कुछ भी हम सेमिनार वगैरह करते हैं कोई दूसरी जगह पे, किसी भी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, तो मेरा सुझाव है कि उसको बोलना चाहिए तेरा को मेन स्ट्रीम साइंस के विरुद्ध कोई भी सजेशन सामान्य प्रजा को नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि दूध जहर है, ताकि लोगों के मन में दिमाग में अनावश्यक रूप से उसमें भ्रमण। बच्चे को जन्म से दूध दिया जाता है तो जहर तो नहीं हो सकता। नहीं, लोगों के मन में भ्रम इसलिए होता है कि वो मेन स्ट्रीम साइंस से विरुद्ध बातें करते हैं। सर मेरा प्रश्न थायराइड के बारे में है। जो TSH 5 के आने वाले रहते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई माइल्ड गोली आप चालू करो, लेकिन उसको कोई तकलीफ ही नहीं है और TSH 5 के आने वाले रहता है तो वो गोली शुरू करनी चाहिए या नहीं? देखिए, इसमें बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है। कुछ उम्र के बाद 5-6 TSH नॉर्मल माना जाता है। 65-70 की उम्र अगर किसी व्यक्ति की है या उससे ज्यादा है तो TSH 5-6-7 तक भी ज्यादा है, नॉर्मल नहीं माना जाता है। पर अकेले TSH के बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, साथ में T3, T4 लेवल्स भी कई बार देखने पड़ते हैं। उसके अलावा लक्षण क्या है, साथ में कुछ डिप्रेशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई और बीमारी साथ में है, तो उन केसेस में 5 पे भी दवाई चालू करनी पड़ती है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम 8 या 10 तक भी दवाई नहीं चालू करते हैं, क्योंकि उनमें हमें पता होता है कि ये अपने आप ठीक हो जाने वाला है। હા, મને 6 મહિનાથી ડાબા પગમાં ઝંઝનાટી રહી છે. મને બીપી નથી, ડાયાબિટીસ નથી, એસપી મારું 12 ગ્રામ રહી છે અને મારા ડોક્ટરનું કહ્યું છે બી કોમ્પ્લેક્સ લેવાથી સારું થશે. 3 મહિનાથી લઉં છું, ખાસ ફરક નથી. तो आपने जो सिम्टम्स बताए कि आपके लेफ्ट यानी दाहिने पाँव में झुंझुनाहट हो रही है और आपको डायबिटीज नहीं है, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी पाँव की नसों में तकलीफ है, वो नस के यानी अगर आपको डायबिटीज नहीं है और पाँव की नसों की तकलीफ हो रही है तो उसके स्पेशल टेस्ट कराने चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है उनको मिलना चाहिए, वो नसों के स्पेशल टेस्ट कराते हैं, उससे पता चलता है कि भाई कौन सी नस कितनी डैमेज है, उसका कारण क्या है वो आपको बताते हैं और उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पाँव में जो नस कमजोर होती है उसका रीजन डायबिटीज होता है। हाँ, डायबिटीज मेन रीजन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है जो पाँव की नसों को डैमेज करती है। ओके, तो वो अगर आपको तकलीफ है, डायबिटीज नहीं है, तो न्यूरोलॉजिस्ट को मिलके उसका निदान अच्छी तरह से करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके सर, पैर में झिझियाहट होती है और पैर के लाल लाल थोड़े व्हाट्सएप कर देना। हाँ, तो मैंने बताया अभी बताया कि ये पैर में झुंझुनाहट होना यानी नसों का डैमेज होना, सिकुड़ जाना, ऐसा माना जाता है, इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। फुट केयर जो मैंने बताया वो करना है। सिम्टम रिलीफ नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए हम 1, 2, 3, 4 मेडिसिन लिखते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उससे फायदा हो जाता है। 10% लोग ऐसे भी निकलते हैं कि हमने कितना भी मेडिसिन दे दिया फिर भी उनको फायदा नहीं होता, कि इतनी ज्यादा लेवल तक नसें बिगड़ गई होती है। देन वी हैव टू टेक पार्डन, हाँ, लाल लाल पैर के कहीं निशान हो जाते हैं। हाँ बराबर, तो उसका हमें पहले देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है, वो कैलस है, कैलोसिटी है, उसको रिमूव करवाना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देते हैं। आपसे कंसल्ट करने के बाद पक्का। डॉक्टर साहब, पानी पीने की मात्रा में थोड़ा प्रकाश जारी है। आपने लिखा था, फोटो में आया कि 10 ग्लास वाटर पर डे। जल जीवन है। इंसान को नियमित मात्रा में पानी पीना चाहिए।
10 ग्लासेस इक्वल टू 2 लीटर्स। कम से कम 2 लीटर जितना पानी इंसान को पीना चाहिए, लेकिन मैंने कई बार लोग देखे हैं कि वो दिन में 500 ml या 1 लीटर ही पानी लेते हैं, विच इज नॉट एडवाइजेबल टू लीव अ हेल्दी लाइफ। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज नेसेसरी, जल इज जीवन। ओके देखिए ऐसे हैं कि हर चीज के प्रिंसिपल्स हैं। ये अगर 10 ग्लास पानी पीने को कहा गया है तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। हर पेशेंट के लिए 10 ग्लास सफिशिएंट भी नहीं है और किसी के लिए 10 ग्लास भी ज्यादा, 5 ग्लास भी ज्यादा हो सकता है। तो आपको अगर दिल की बीमारी है, आपके सोडियम लेवल्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपको अगर किडनी की तकलीफ है, लीवर की कोई तकलीफ है, तो उसमें शायद आपको कम पानी पीने को कहा जाएगा। उससे उलट जिन लोगों को डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उनको 10 लीटर पानी पीने पे भी कम पड़ता है। इसलिए ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो ज्यादातर फॉलो करने चाहिए, पर आपके डॉक्टर से पूछ के ही इन चीजों में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सर मेरे ब्रदर 65 ईयर ओल्ड है और अप्रॉक्स 20 साल से इनको डायबिटीज एंड प्रेशर है। तो सर अभी लास्ट 1 महीने से इनका शरीर बहुत वाइब्रेट हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? देखिए अगर हर समय वाइब्रेशन होती रहती है तो वो डायबिटीज से रिलेटेड नहीं हो सकता है, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकता है, मतलब नसों में या ब्रेन में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। एग्जामिन किए बिना बोलना इम्पॉसिबल है, पर डायबिटीज की वजह से अगर झुंझुनाहट या हाथ पैर कांपना होता है तो वो शुगर घटने पे ऐसा हो सकता है, पर वो लगातार 24 घंटे नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए जब आपने बहुत देर से खाना नहीं खाया है या गोली या इंसुलिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो गई है, तब आपका शुगर घट जाने पे हाथ पैर कांपने की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इस एज में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब नर्व से रिलेटेड तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर आपके सर हैं या किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हेलो, प्रणाम डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं इनको 20 साल से डायबिटीज थी, तो अभी 2 साल पहले उनका मैंने वजन घटवाया 12 किलो। उसके बाद जैसा डॉक्टर बलवाड़ी जी ने कहा कि 6 बार खाना खाओ, मैं 8 बार खिलाती हूँ और पैर धोती हूँ और जो उन्होंने रूल्स कहे सब फॉलो करती हूँ, उससे भी ज्यादा ही। और HbA1c जो जांच है वो रेगुलर हम कराते हैं और पूरा परहेज उस तरह से करते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया। अभी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है चीनी से। दूसरी इनको तकलीफ है वो अलग बात है, डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल है। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन सर भरत शर्मा से है, डॉक्टर भरत शर्मा से। थायराइड की प्रॉब्लम हमेशा सर नमक आयोडीन की कमी से होता है। प्लीज तो उसमें बोला जाता है कि नमक से आयोडीन मिलता है, आयोडाइज नमक खाओ, और लेकिन आप ही लोग बोलते हो नमक जहर होता है, सफेद नमक, तो फिर बाद में सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ। अब इसमें क्या लेडी लोग बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि कौन सा नमक खाए। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में इस बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए थायराइड के पेशेंट्स को भी। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं थायराइड में, हाइपरथायराइडिज्म में सी फूड खाना थोड़ा मना होता है, मतलब जो दरिया का नॉनवेज होता है। अदरवाइज सिंधव नमक खाना जरूरी नहीं है। आप रूटीन आयोडीन वाला जो टाटा नमक खाते हैं या किसी भी कंपनी का खाते हैं वो आप खा सकते हैं, और इनफैक्ट आयोडीन वाला नमक नहीं खाने से ज्यादा तकलीफें हो सकती हैं। एक जरूर निवेदन है, मुझे लगता है बहुत लोग पीछे से आते हैं तो कृपया ये सेमिनार समय से शुरू हो जाते हैं। शायद ये क्वेश्चन आपका आते ही नहीं अगर आप पहले फर्स्ट फेज में होते, तो कृपया आप सबसे निवेदन है इस सेमिनार के समय का पूरा ध्यान रखें, हम लोग समय से शुरू कर देते हैं। मेरा भाई लास्ट क्वेश्चन। वो टारगेटेड फुटवेयर की आइडिया बहुत फैंटास्टिक लगी कि वो रिवर्सल कर सकता है डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स को। ऐसी फैसिलिटी यहाँ सूरत में कहाँ है? सूरत में काफ़ी सारे पोडियाट्रिस्ट भी हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक फुटवेयर होती है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू सेटअप। वो न्यू सेटअप में इलेक्ट्रॉनिक फुटवेयर होगा, वहाँ पे आपको कस्टमाइज फुटवेयर भी मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी डॉक्टर प्रदीप जी दलवाड़ी डॉक्टर आपटे के पुराने क्लिनिक ITC में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई। 20 जनवरी से इनका क्लिनिक शिफ्ट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर भारत जी शर्मा, डॉक्टर प्रदीप जी दलवाड़ी, आप सबने दोनों ने इतने सुंदर सरल शब्दों में हमको इस बीमारी को इतने सरल ढंग से समझाया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।